Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Popli and इस पर्टिकुलर वीडियो से हम करने वाले हैं कोई नई चीज़ शुरू। सो बहुत टाइम से आप लोगों के सामने बिजनेस स्टडीज़ की कोई वीडियो नहीं आ रही थी एंड यू पीपल वर रिक्वेस्टिंग कि मैम सीबीएसई बोर्ड्स आने वाले हैं, प्लीज़ प्रेपरेशन स्टार्ट करवाइए, प्लीज़ कुछ लेके आइए। तो फाइनली आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ एक नई सीरीज़ जिसका नाम है फुल पैकेज सीरीज़। अब थोड़ा बहुत तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये फुल पैकेज होने वाली है, मतलब इसमें सब होने वाला है। कैसे सब होने वाला है वो एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा सा। देखिए, थोड़े टाइम पहले सीबीएसई ने रिलीज किया था एक सैम्पल पेपर, ठीक है। उस सैम्पल पेपर की वीडियो मैंने बनाई हुई है, जिसने नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लिखा हुआ है, जाके देख लो, क्योंकि उससे तुम्हें समझ में आएगा कि किस तरह से तुम्हारा एक्चुअल पेपर आने वाला है। उस सैम्पल पेपर में 34 क्वेश्चंस थे, ठीक है, जिसमें एमसीक्यू थे, जिसमें सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, केस बेस्ड क्वेश्चन थे, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस थे। तो उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमने बोला कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। उस सेम पैटर्न को हमने चैप्टर वाइज यहाँ पे फुल पैकेज में इंसर्ट कर दिया। मतलब वहां पे तो सारे चैप्टर्स को मिला के वो एक सैम्पल पेपर बना हुआ था, यहाँ हमने इंडिविजुअल चैप्टर्स को उठाया और उसमें ये सारे क्वेश्चंस इंसर्ट कर दिए जो सैम्पल पेपर में थे। तो अब आपकी प्रेपरेशन चैप्टर वाइज हो जाएगी इस फुल पैकेज सीरीज से। और अगर आपने ये बहुत अच्छे से तमीज से अच्छे से देख लिया ना, तो आपको इसके अलावा बहुत ही हल्का फुल्का पढ़ना पड़ेगा एंड यू विल बी रेडी फॉर द एग्जाम्स। इतना बोल रही हूँ मैं, समझ लो मतलब क्या होने वाला है। अच्छा हाँ, इंडिविजुअल तो हो गया, चलो इंडिविजुअल वाली वीडियोस तो तुम्हारे सामने आ जाएंगी फुल पैकेज में। अब फुल पैकेज में मैं ऐसे भी कुछ वीडियोस लाऊंगी 4 से 5, जिसमें सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन इंक्लूडेड होंगे, लेकिन वो मैं लाऊंगी एंड में। पहले मैं ये इंडिविजुअल चैप्टर्स को निपटाऊंगी सो दैट आपकी एक बार इंडिविजुअल की प्रेपरेशन हो गई, उसके बाद कंबाइंड वाले की प्रेपरेशन हो जाए, ठीक है। सो ये सीरीज बहुत मज़ेदार रहने वाली है, ये सीरीज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। सो वो नेटफ्लिक्स और ये वाली सीरीज छोड़ के थोड़ा सा इस सीरीज पे वो कर लीजिए फोकस, ठीक है। चलो, ऑब्वियसली मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, यहाँ पे चैप्टर वाइज रहेगा। तो हम शुरुआत करें हमारे फर्स्ट चैप्टर से, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। 12th क्लास बिजनेस स्टडीज़ है, ऑब्वियसली इतना तो पहचान ही गए होंगे। और यहाँ देख लीजिए हमारा टारगेट, दिस इज आवर टारगेट, हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा गोल जो हमें अचीव करना है। मैनेजमेंट में हर बार पढ़ते हो ना तुम कि कंपनी के कुछ गोल्स होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कंपनी को अचीव करने होते हैं, जिसके लिए मैनेजमेंट किया जाता है। तो हमारे कुछ गोल्स हैं जो हमें अचीव करने हैं, जिसके लिए हम मैनेजमेंट कर रहे हैं। क्या गोल है वो? 80 में से 80 नंबर लेके आने हैं हमें। 20 तो बाकी प्रोजेक्ट के होते हैं ना, वो तो हम कर ही लेंगे। प्रोजेक्ट में तो किसके ही मार्क्स कटते हैं, वो तो सबको मैक्सिमम मिल ही जाता है। 18-19 पे तो हर कोई पहुंच जाता है। इवन फॉर दैट मैटर लड़कों को 18-19 मिल जाते हैं, तो लड़कियां तो एक्सेल करेंगी। हाँ, मैं थोड़ा सा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है प्रोजेक्ट्स लड़कियाँ ज़्यादा अच्छा बनाते हैं इन कंपेरिजन टू गाइज, बट ठीक है, वो तो आप मैनेज कर लेंगे। यहाँ पे 80 में से 80 थ्योरी में लेके आना है हम लोगों को, ठीक है। चलो, शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा तुम्हें ये बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स पे अब बुक्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है। तो उसमें आपको सारी डिटेलिंग मिल जाएंगी, थ्योरी, प्रैक्टिकल, केस बेस्ड क्वेश्चंस, एमसीक्यू, हर नेचर के क्वेश्चंस, हर नेचर का एक्सप्लेनेशन, चैप्टर का फुल टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन, सब मिलेगा इस पूरी बुक में, ठीक है। तो इसको लेने का तरीका सिंपल सा है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक लिखा हुआ है फॉर्म का, उसको फिल करना है आपको। आपकी डिटेल्स मैग्नेट ब्रेन्स पे पहुंच जाएंगे, दिल कॉल यू एंड दिल टेल यू कि कैसे इन बुक्स तक आपको पहुंचना है, ठीक है। चलो, अब मैं बताऊं आपको कि इस फुल पैकेज में क्या क्या इंक्लूडेड होगा और कैसे इंक्लूडेड होगा। तो शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन 1 से 20 तक। जो आपके क्वेश्चन 1 से 20 हैं, ये रहेंगे आपके 1 मार्क के क्वेश्चन। सैम्पल पेपर में भी ऐसे ही था, 20 क्वेश्चन आपके लगातार 1-1 नंबर वाले थे। अब इसमें कौन से क्वेश्चन आएंगे? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी किस किस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो समझ लो। असर्शन रीजन आएगा, ठीक है, जिसको लेके बच्चे बड़े परेशान रहते हैं कि मैम असर्शन रीजन कैसे करेंगे। वैसे एक मैंने वीडियो पहले बनाया हुआ है असर्शन रीजन में, जिसमें मैंने सारे चैप्टर्स के एक साथ कंबाइंड 100 ANR लिए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लेना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से छाट के कोशिश की थी इंसर्ट करने की। उसके अलावा ये सीरीज देख लेना, ठीक है। उसके बाद मैच द फॉलोइंग आएंगे। पता ही है, 1 नंबर में बहुत बार ऐसे मैच द फॉलोइंग आते हैं, इसको इससे वो करो, इसको इससे लिंक करो और बताओ क्या आंसर होगा, तो वो देख लेना।
पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, मतलब यहाँ पे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम सीबीएसई ने बिजनेस स्टडीज में पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस दिए हैं। और आपके लिए एक चीज़ बता दूं, दैट थोड़ी सी सहूलियत है, ठीक है, एक ट्रिक है जो शायद आपने अभी तक एनालाइज नहीं की होगी, ऑब्जर्व नहीं की होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं दैट पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में जो पिक्चर्स पिक की गई है ना, वो सीबीएसई की जो बुक है ना, एनसीईआरटी की बुक बिजनेस स्टडीज़ की, वहाँ से पिक की गई है। तो बस आपको क्या करना है, एनसीईआरटी में जितनी भी पिक्चर्स दी हुई हैं उनको पलट पलट के देखना है एक बार, वो कौन से टॉपिक से रिलेटेड हैं वो देख लेना है, एंड यू विल बी डन, आपकी प्रेपरेशन हो गई कंप्लीट। देखो एकदम से रैंडम पिक्चर वो तुम्हें नहीं देंगे, मेरा ऐसा मानना है कि वो जहाँ तक है एनसीईआरटी में ही जो पिक्चर्स दी हुई हैं वही देंगे। तो बस थोड़ा सा आप फोकस कर लेना हर चैप्टर में कौन सी पिक्चर कहाँ दी हुई है, कैसे दी हुई है, किस टॉपिक से रिलेटेड दी हुई है, एंड अच्छे तुम्हारे वो हो जाएंगे, ठीक है। तो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे इसमें, एंड देन केस बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे। एमसीक्यू में केस बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे कि एक सिचुएशन दी होगी, देन यू विल बी लाइक आस्क कि बताओ इस सिचुएशन में किस चीज़ के बारे में बात की है, इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलेंगे, इस सिचुएशन से कौन से टॉपिक के बारे में तो पता तो चलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें क्वेश्चन समझ के आ जाएंगी। सो एमसीक्यू रहेंगे इस पैटर्न के, ओके। फिर है क्वेश्चन 21 to 24, इसमें आएंगे 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन। अब 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है तो मतलब 1 मार्क से तो ज़्यादा है, 1 मार्क से ज़्यादा है तो मतलब लिखना पड़ेगा इसमें, और थोड़ा अच्छा सा लिखना पड़ेगा। फिर आएंगे आपके 25 से 30 तक क्वेश्चंस, जिसमें आएंगे आपके 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। अब ये 3 मार्क्स से भी ज़्यादा है तो इसमें और कंटेंट आपको लिखना पड़ेगा जितना आपने 3 मार्क्स में लिखा होगा। सो यहाँ आपको कुछ नहीं लिखना फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में आपको लिखना शुरू करना है, थर्ड वाले में आपको और ज़्यादा लिखना है, और इसमें आपके केस बेस्ड क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड होंगे, ओके। इसमें आपके केस बेस्ड क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड होंगे। फिर है क्वेश्चन 31 to 34, ठीक है, और ये रहेंगे आपके 6 मार्क्स क्वेश्चंस, तो ये काफ़ी लंबे रहने वाले हैं, तो इसमें आपको एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी लंबा रखना है, ठीक है। सो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे जिसमें केस बेस्ड क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड हो सकते हैं, ओके। सो आपके टोटल 34 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इस तरह से सेग्रीगेशन होगा क्वेश्चंस का, और आपको कितने मार्क्स में कितना कंटेंट लिखना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। सैम्पल पेपर में सेम इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई थी कि 3 घंटे का पेपर रहेगा, 80 मार्क्स का पेपर होने वाला है, 34 क्वेश्चंस आएंगे, हर क्वेश्चन के सामने उसके मार्क्स लिखे होंगे, तो तुम्हें पता होगा किसमें कितना कॉन्टेंट तुमसे मांगा गया है। आंसर शुड बी इन ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, आंसर आपके बहुत ही ब्रीफ और टू द पॉइंट होने चाहिए। फालतू की राम कथा मत लिखने बैठना, कोई इंटरेस्टेड नहीं होने वाला है। ये तुम्हारे ये सारे काम ना बीकॉम के पेपर में होता है। लाइक आई रिमेंबर व्हेन आई वाज डूइंग माय बीकॉम, तो मुझे ना लोग एक्सप्लेन करते थे, एक तरफ मैं बीकॉम के एग्जाम दे रही थी, एक तरफ मैं सीएस के एग्जाम दे रही थी। अब सीएस के एग्जाम होते हैं 12th जैसे, वो आपको बोलते हैं बिल्कुल सीधी बात करो, नो बकवास, मतलब जो भी है तुम्हारा पॉइंट सीधा सीधा लिखो, इधर उधर घुमा के मत लिखो, लूप में मत जाओ। और बीकॉम में बिल्कुल उसका उल्टा करना पड़ता था। बीकॉम में वो आपका आंसर नहीं चेक करते थे, क्वालिटी नहीं चेक करते थे, वो क्वांटिटी चेक करते थे। बच्चे ने कितने पेजेस लिखे हैं, 6 नंबर में 4 पेजेस लिखे हैं, चलो दे दो इसको 5 साढ़े 5 नंबर दे दो, ऐसे ऐसे होता था। तो मेरे लिए ना बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता था एट टाइम्स, क्योंकि दिन में मैं सीएस के पेपर दे रही होती थी, शाम को मैं बीकॉम के पेपर दे रही होती थी, और मुझे ऐसे ऐसे दिमाग झिना जाता था मेरा कि इसमें कितना लिख के आना है, कैसे करके आना है, और कई बार मिक्स भी कर देती थी। बट थैंकफुली ज़्यादा कभी मार्क्स कटे नहीं उस चीज़ की वजह से। बट यहाँ पे कटेंगे अगर आपने वर्ड लिमिट बहुत ज़्यादा वो कर दी, एक्सीड कर दी वे बियॉन्ड, तो फिर आपके मार्क्स कटेंगे, ऐसा मान के रखिए आप। सो 3 नंबर का क्वेश्चन जो है उसमें 50 से 75 वर्ड्स से ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। व्हेन आई एम सेइंग 75, दैट मीन्स 76 77 हो सकता है, लेकिन उसको 90 मत पहुंचा देना, ठीक है, बहुत ज़्यादा मत एक्सीड कर देना, 1-2 ऊपर नीचे होता है। एंड एक और चीज़, ये मत करने बैठना कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अच्छा ये 10 वर्ड्स हो गए, ऐसे करने बैठोगे ना बहुत टाइम चला जाएगा। बिजनेस स्टडीज थ्योरी एग्जाम होता है, और थ्योरी एग्जाम में यूजुअली लोगों की ऐसी कंप्लेंट होती है कि मैम हमारा क्वेश्चन ही पूरा नहीं हो पाया, तो मतलब हम आंसर लिख ही नहीं पाए। वो चीज़ तुम्हारे साथ नहीं होनी चाहिए। इन फालतू चीज़ों में टाइम वेस्ट मत करना। जब तुम पहले प्रैक्टिस करके देख रहे होगे, देख लेना, तुम्हें तुम्हारी राइटिंग पता होगी, तुम्हें पता होगा तुम कितना बड़ा कितना छोटा लिखते हो, तो एक बार घर पे प्रैक्टिस करते हुए काउंट कर लेना,
और वहाँ से एनालाइज कर लेना कि मैं अगर 75 वर्ड्स लिखता हूँ तो मतलब इतनी लाइंस में कंप्लीट हो जाता है, मैं अगर 90 वर्ड्स लिखता हूँ तो इतनी लाइंस में कंप्लीट हो जाता है। और सेम अंदाज़ा तुम लगाना अपने पेपर में। जो एग्जामिनर होगा वो भी काउंट करके नहीं तुम्हें मार्क्स देगा, लेकिन वो भी अंदाजे से देगा कि बच्चा इतना लिख के गया है तो ये अप्रॉक्स 40 होगा, इतना लिख के गया है ये अप्रॉक्स 50 वर्ड्स होगा। ठीक है, सो टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, ज़्यादा समझदार मत बनना वहाँ पे। जो आंसर 4 मार्क्स के हैं उसके मतलब उसमें तुम्हें 150 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है। जो क्वेश्चन 6 मार्क्स के हैं उनमें तुम्हें 200 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन टुगेदर। ये तुम लोग करते हो ना कि एक क्वेश्चन यहाँ कर दिया, फिर उसका सब पार्ट जो था वो कहीं और कर दिया, फिर एक जो सेकंड सब पार्ट था वो कहीं और ही पहुँचा दिया, ये काम मत करना, ये बहुत इरिटेट करता है। अभी मैं थोड़े दिन पहले ना पेपर्स चेक कर रही थी अपने स्टूडेंट्स के, एंड आई सॉ वन पर्सन, उसने क्या किया, एक क्वेश्चन था, ठीक है, मतलब उसमें सेक्शन वाइज था, तो उसने फर्स्ट शुरुआत की बी सेक्शन से, 3 सेक्शन थे, बी सेक्शन से उसने शुरुआत की। चलो बी सेक्शन में भी उसने सेकंड नंबर से शुरुआत की, फिर उसने थर्ड अटेम्प्ट किया, फिर उसने फर्स्ट अटेम्प्ट किया, फिर उसके बाद उसने सेक्शन चेंज किया, सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन, फिर उसने सेक्शन चेंज करा, सेक्शन सी का थर्ड क्वेश्चन। इट वॉज सो इरिटेटिंग, मतलब आपके लिए ना इतना वो हो जाता है कि क्या ये बच्चे ने क्या किया हुआ है, ऐसे हो जाता है टीचर। और जब टीचर ऐसा हो जाता है ना फिर वो मार्क्स काटता है अच्छे से। तो आप अपने एग्जामिनर को ये वाला मौका मत देना। तमीज़ से अगर आपको लगता है कि अभी आपको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, लीव सम स्पेस, मूव ऑन टू लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन और व्हाटएवर। ठीक है, पर बैठ मत जाना कि नहीं नहीं इसको पहले मैं कंप्लीट करके ही जाऊंगा, या फिर इधर उधर कर दो, दोनों काम नहीं करना है अपन को। इंस्ट्रक्शन आई गेस अब क्लियर होंगी आपको। अब हम फाइनली रेडी हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। वैसे ये जितनी भी इंस्ट्रक्शंस थी ना ये आपके फुल पैकेज सीरीज़ में सारे के सारे वीडियोस में काम आ जाएंगी, तो मैं ये रिपीट नहीं करूँगी हर उसमें। आई होप आपने ये अच्छे से इस वाली वीडियो में देख लिया। Now we'll be starting with the section A, that is question number 1, 1 मार्क का जो क्वेश्चन रहता है MCQ नेचर का। ये क्या बोलता है देख लीजिए। Okay, so it says dash is concerned with the performance of various activities, task in an organization. Dash concerned होता है परफॉर्मेंस के जो बहुत सारी एक्टिविटीज या टास्क ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं उससे। सो बेसिकली ये क्वेश्चन पिक किया गया है उस टॉपिक से जिसका नाम था कि मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। अब मल्टी डायमेंशनल में मैनेजमेंट के बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं, मतलब 3 डायमेंशंस होते हैं बेसिकली। सो 3 में से एक डायमेंशन ऐसा होता है जो वर्क से रिलेटेड होता है, एक्टिविटीज से रिलेटेड होता है। तो आपको पहचानना है वो कौन से वाला है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, या मैनेजमेंट ऑफ वर्क, या फिर मैनेजमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स। पहले तो यही समझ लो कि मल्टी डायमेंशनल में ये वाला एस्पेक्ट नहीं था, सिर्फ ऊपर वाले 3 एस्पेक्ट थे। अब इन तीनों में से फाइनल वाला पता लगाओ। वर्क, एक्टिविटीज, टास्क इससे रिलेटेड है, तो ये किससे रिलेटेड होगा? क्या मैंने आंसर बोल दिया बीच बीच में? कोई बात नहीं, पकड़ लिया होगा अगर तुम ज़्यादा समझदार होगे तो। Anyways, the correct answer is C, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैंने बोल दिया था शायद, एक्टिविटीज से पहले मैंने वर्क वर्ड बोल दिया था। Anyways, ये इससे रिलेटेड है, मल्टी डायमेंशनल वाला टॉपिक है, नहीं पढ़ा है अच्छे से पढ़ लो जाके। मैं बता रही हूँ एक क्वेश्चन गारंटेड उसमें से आने वाला है, गारंटेड। ठीक है, और जिस भी स्टूडेंट ने एनसीईआरटी को बहुत हल्के में पढ़ा है ना, मैं आपको बता दूं मैक्सिमम क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से पिक किए जाते हैं, डायरेक्टली। सो ये बेवकूफ़ी मत करना कि तुम रेफरेंस बुक पढ़ते पढ़ते रह गए, तुमने एनसीईआरटी को छुआ ही नहीं। एनसीईआरटी अगर तुम्हारे पास फिजिकल फॉर्म में नहीं है तो ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। एनसीईआरटी की वेबसाइट है, वहाँ पे जाके 12th क्लास की एनसीईआरटी सर्च करो, बैठ के पढ़ो उसे। मतलब मैं तो स्टूडेंट्स को बोलती हूँ एनसीईआरटी को तुम 3 से 4 बार पढ़ो अपने पेपर से पहले, ताकि तुम्हें पता होना चाहिए कौन सा वर्ड कौन से पेज पे लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, किस टॉपिक के अंदर लिखा हुआ है। इतना डिटेल्ड वे में तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी है। तो जिसने भी अभी तक नहीं पढ़ी है प्लीज़ जाके पहले वो काम करो। सेकेंड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। आपको मैनेजमेंट के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता लगाना है। फर्स्ट है इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ये एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। सेकेंड है इट इज़ एन इनटेंजिबल
फोर्स मतलब ऐसी चीज़ जो मतलब आप फिजिकली नहीं देख सकते, लेकिन यू कैन फील इट्स प्रेजेंस कि हाँ ऐसा हो रहा है यहाँ पे। इट इज सिंगल डायमेंशनल, बोथ ए एंड बी। बताओ, आपको आइडेंटिफाई करने हैं कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट के। अब आप बताइए कि यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन हैं उनमें से कौन कौन से मैनेजमेंट से रिलेट करते हैं। जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में ही हमने कुछ पढ़ा है कि मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, यहाँ लिखा हुआ है इट इज सिंगल डायमेंशनल। हाँ, हमने अभी तो पढ़ा है 3 डायमेंशन होती है, तो सिंगल डायमेंशन तो नहीं हो सकती। सो यहाँ पे गोल ओरिएंटेड होती है, हाँ मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड होती है, शुरुआत में ही बोला मैंने आपको इस वीडियो की। मैनेजमेंट इंटेंजिबल होती है, यस एग्जैक्टली इंटेंजिबल होती है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी। सी नहीं होगा, सिंगल डायमेंशनल नहीं होती, वो मल्टी डायमेंशनल होती है, ठीक है। सो सही आंसर क्या होगा आपका, डी, बोथ ए एंड बी। थर्ड क्वेश्चन है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड विद सेटिस्फाइंग द पर्सनल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज। अच्छा, पहले ना अपने दिमाग में आंसर ले आया करो, ठीक है, उसके बाद तुम यहाँ पे आंसर देखा करो, ओके। Management must seek to satisfy the diverse needs of employees like financial needs by giving competitive salaries and perks, social needs by peer recognition, higher level needs by providing opportunities for personal growth and development, all of the above. पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स रिलेट करते हैं पर्सनल नीड्स को सेटिस्फाई करने से। जो मैनेजमेंट में पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स लिखे होते हैं ना कि सोशल ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स वर्ड पढ़ा था, मतलब टॉपिक पढ़ा था अपन ने, उसमें लिखा हुआ था कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि तुम एम्प्लॉयज़ की नीड्स को सेटिस्फाई करो। तो उसमें उनकी बहुत सारे नीड्स होती हैं, ऐसे तो नहीं है एक आधी नीड होती है, डाइवर्स नीड्स होती है। तो वो डाइवर्स नीड्स में क्या क्या आता है, कौन कौन सी नीड आती है। ये पहले बोलते हैं फाइनेंशियल नीड, मतलब उनको अच्छी खासी सैलरी दो, बढ़िया वाली। सोशल नीड्स मतलब उनको दूसरों में रिकग्नाइज फील कराओ जब भी वो कुछ बढ़िया करते हैं। हायर लेवल नीड्स बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो इनिशिएटिव्स तुम ले सकते हो वो लो। अब तुम बताओ इनमें से हम कौन सी वाली नीड पे फोकस करते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में। फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। डोंट यू थिंक हम ये सारी नीड्स के बारे में सोचते हैं कि उसको अच्छा मतलब वर्किंग एनवायरनमेंट दे, हम उसकी सैलरी अच्छी रखें ताकि वो सेटिस्फाइड रहे, एट द सेम टाइम उसको ग्रोथ मिलनी चाहिए। ये ना हो कि भैया उसको लगे कि मैं काम तो कर रहा हूँ, सैलरी भी अच्छी है लेकिन ग्रोथ नहीं है, चलो किसी और कंपनी में मूव करते हैं। एंड एट द सेम टाइम दूसरों के सामने उसका कभी कभी तालियां भी बजवा दो जब भी वो अच्छा काम करता है। ये सारी नीड्स ही तो हम सेटिस्फाई करते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इनमें से कौन से वाला मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस नहीं है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग इंडिविजुअल गोल्स ओनली, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, बोथ ए एंड सी। देखो कुछ स्टूडेंट्स का मैंने ऐसा देखा है कि जब वो ऐसे ऑप्शंस देखते हैं ना तो थोड़े भावुक हो जाते हैं, उनको लगता है अरे यही होगा राइट आंसर, मतलब इसी के बारे में पूछना चाह रहे हैं वो। लेकिन मैंने इस क्वेश्चन में 2 चीज़ों को हाईलाइट किया है, प्लीज़ उन 2 चीज़ों को फोकस में ले आना। कभी कभी पढ़ते पढ़ते क्या होता है ना, ऐसे वर्ड्स ना हम इग्नोर कर देते हैं, हम सीधा पढ़ते हैं, मुझसे खुद से ही गलती होती है तो मैं तो तुम लोगों को ब्लेम ही नहीं कर सकती। कई बार ऐसा होता है टीचर्स भी पढ़ रहे होते हैं तो ऐसे वर्ड्स ऐसे स्किप हो जाते हैं, ऐसा लगता है यार ये तो अभी तक लिखा ही नहीं हुआ था, ये कहाँ से आ गया। मतलब जब सेकेंड टाइम पढ़ रहे होते हैं हम वो चीज़ कि अरे ये वर्ड तो पहले बात तो दिखा ही नहीं यार, क्यों नहीं दिखा, क्योंकि हमारा माइंड वैसे वर्क कर रहा होता है। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन से वाला मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस नहीं है। तो मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग इंडिविजुअल गोल्स ओनली, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। पहले तो मुझे इस पे बताओ, मैनेजमेंट इंक्रीज तो करती है एफिशिएंसी और मैनेजमेंट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाती है, लेकिन क्या मैनेजमेंट सिर्फ इंडिविजुअल गोल्स को पूरा करती है? व्हाट अबाउट द ग्रुप गोल्स?
ग्रुप गोल्स पे उसका ज्यादा फोकस होता है। ऐसा नहीं है कि वो इंडिविजुअल को बिल्कुल इग्नोर करते हैं, इंडिविजुअल को भी फोकस करते हैं, लेकिन ग्रुप गोल्स के बारे में तो यहाँ पे मेंशन ही नहीं हुआ। मतलब इनमें से कौन से वाला वो नहीं है उसका, सेकेंड वाला, मतलब बी विल बी द करेक्ट आंसर। इसलिए मैं बोल रही थी ऐसे ऑप्शन देख के भावुक ना होना, कहीं पता चले तुमने पढ़ लिया और गलती से इंपॉर्टेंस लिखनी है, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट साउंड करिए, ये भी इंपॉर्टेंट साउंड करिए, ये नहीं है तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। ऐसी गलती मत करना, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 5 है, मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड अ कंटिन्यूअस प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू दिस स्टेटमेंट। मैनेजमेंट को हम एक कंटिन्यूअस प्रोसेस बोलते हैं, इनमें से कौन से वाली स्टेटमेंट उससे रिलेट करती है। मैनेजमेंट को हम एक कंटिन्यूअस प्रोसेस बोलते हैं, इनमें से कौन सी वाली स्टेटमेंट उससे रिलेट करती है। द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शन, द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। कंटिन्यूअस प्रोसेस मतलब एक ऐसी प्रोसेस जो कभी रुकती नहीं है, चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस, दोनों का सेम ही मतलब होता है। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ प्रोफेशन। हमने मैनेजमेंट चैप्टर में प्रोफेशन को मैनेजमेंट से कंपेयर किया था, आर्ट को किया था, साइंस को किया था, राइट। तो प्रोफेशन में कौन कौन से फीचर्स पाए जाते हैं वो दे आर आस्किंग यू। फर्स्ट है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब प्रोफेशन में सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, मतलब हर कोई इंसान अपने आप को प्रोफेशनल नहीं बोल सकता है। सर्विस मोटिव होता है, मतलब प्रोफेशन हम सर्विस मोटिव के लिए करते हैं, प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं करते हैं। ऑल ऑफ द अबव या फिर सारी चीज़ें। बताइए प्रोफेशन के फीचर्स के बारे में आपको बताना है। क्या आपने ये तीनों फीचर्स प्रोफेशन वाले उसमें पढ़े थे? यस पढ़े थे। सो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑल ऑफ द अबव होगा, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इट सेज every manager applies his personal skills and knowledge in the day-to-day functioning of an enterprise. It is proved because management is an art, management is a science, management is a profession, none of the above. हर एक मैनेजर को अपनी पर्सनल स्किल्स एंड नॉलेज को डे टू डे फंक्शनिंग में अप्लाई करना पड़ता है। हर एक मैनेजर अपनी स्किल्स को, अपनी नॉलेज को डे टू डे एक्टिविटीज़ जो होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में उसमें अप्लाई करता है अपनी नॉलेज और स्किल्स को। तो ऐसे में हम क्या बोलेंगे कि मैनेजमेंट आर्ट है, मैनेजमेंट साइंस है या मैनेजमेंट प्रोफेशन है। किसमें हम अपनी पर्सनल स्किल्स को इस्तेमाल करते हैं, पर्सनलाइज्ड बनाते हैं। हर एक मैनेजर का तरीका डिफरेंट होगा क्योंकि उसमें पर्सनलाइज्ड चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। कौन सी चीज़ में हमने बात करी थी? हमने बात करी थी मैनेजमेंट इज एन आर्ट के में, ठीक है। सो आर्ट में हम पर्सनलाइज नॉलेज, पर्सनलाइज स्किल्स या पर्सनलाइज चीज़ को वो करते हैं। हर एक बंदे का करने का तरीका ये डिफरेंट होता है। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन 8 पे जाते हैं। इट सेज आइडेंटिफाई द रोल ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको मिडिल लेवल मैनेजमेंट, मतलब हमने पढ़ा था मैनेजमेंट की 3 लेवल्स होती है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो होती है उनका आइडेंटिफाई करना है, उनको आइडेंटिफाई करना है इन सब में, ठीक है। मतलब आपको बेसिकली फंक्शंस दिए हुए हैं बहुत सारे नीचे, आपको पता लगाना है कि मिडिल लेवल वाले कौन सा काम करते हैं और कौन से वाली चीज़ आपको मिडिल लेवल वाले लोगों की याद दिला रही है। फर्स्ट है टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट में कुछ पॉलिसीज बनाई हैं, उनको क्या करने का काम कर रहे हैं? इम्प्लीमेंट करने का काम कर रहे हैं। क्या मिडिल लेवल ये काम करता है? सोचिए। टू मेंटेन क्लोज कॉन्टैक्ट्स विद ऑपरेटिव लेवल्स सो एज टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस। ऑपरेटिव लेवल जो वो नीचे वाला लेवल होता है उसके साथ क्लोज कॉन्टैक्ट बना के रखना ताकि उनके काम को तुम एनालाइज कर सको, वो क्या परफॉर्म करे, कैसे परफॉर्म करे वो देख सको, नजर रख सको। टू असाइन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू लोअर लेवल मैनेजर्स। लोअर लेवल मैनेजर्स जो होते हैं उनको मतलब असाइन करना उनकी ड्यूटीज। और फिर आता है ऑल ऑफ द अबव। एक बार मैं तुम्हें इसका डायग्राम बना के दिखा रही हूँ। ऐसे ट्रायंगुलर बनता है, ये होती है टॉप लेवल, ये होती है मिडिल लेवल, ये होती है लोअर लेवल, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कौन कौन सी चीज़ को देख के ऐसा लग रहा है कि ये मिडिल लेवल के बारे में बात कर रहे हैं? बीच में आती है टॉप लेवल ने जो पॉलिसीज बनाई होती है उनको इम्प्लीमेंट करती है, इनके ऊपर नज़र रखती है, इनको ड्यूटीज़ वगैरह असाइन करती है।
तो काइंड ऑफ ये सारे काम तो करती है। सो ऑल ऑफ द अबव कोई ऑप्शन है? बिल्कुल है, डी विल बी द करेक्ट आंसर। जितनी भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है वो सारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट के रोल होते हैं, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है उनके रोल्स के बारे में। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Dash is an important function of management as it ensures that right people with right qualifications are employed at the right place. आपको नीचे दिए हुए फंक्शन में से एक ऐसे फंक्शन को निकालना है, खोजना है, जो कि मैनेजमेंट का फंक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जितने भी दिए हुए मैनेजमेंट के ही फंक्शंस है, ठीक है। अब उस फंक्शन को निकालना है मैनेजमेंट का, जो कि इंश्योर करता है कि सही इंसान सही टाइम पे सही जगह अवेलेबल हो, सही इंसान सही जगह सही टाइम पे अवेलेबल हो, उसको वहाँ पे बिठाना। कौन से वाले उसमें आता है? हम कहाँ लोगों के बारे में बात करते हैं? प्लानिंग में करते हैं? नहीं, इसमें तो हम दिमाग के बारे में बात करते हैं। डायरेक्टिंग में? नहीं, इसमें तो हम लोगों को सीधा करने के बारे में बात करते हैं, उनको मोटिवेट करने के बारे में बात करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग? नहीं, ये तो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होती है। तो किस में बात करते हैं? स्टाफिंग में बात करते हैं। स्टाफिंग में हम इंश्योर करते हैं कि सही इंसान को पकड़ के लाएं, हम सही जगह पे सही प्लेस पे हम उसे प्लेस करें, ठीक है। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इट सेज सुपरिटेंडेंट वर्क्स एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जो सुपरिटेंडेंट भाई साहब होते हैं वो कौन से लेवल पे काम करते हैं? देखिए, जब भी मैंने आपको कभी भी वन शॉट में पढ़ाया हो या फिर नॉर्मल वीडियोस में पढ़ाया हो, माइंड मैप्स में पढ़ाया, मैंने हमेशा आपको बोला है कि जो डायग्राम बना हुआ है ना टॉप मिडल और लोअर का, इसमें कौन सा इंसान कौन से लेवल पे आता है ये आपको बहुत अच्छे तरह से पता होना चाहिए। ये तो रट लो तुम, ठीक है, कि भैया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आता है टॉप लेवल पे, हमारे जो प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है, वाइस प्रेसिडेंट है, ये आते हैं टॉप लेवल पे। तो ये चीज़ आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि इतने लोग उसमें आते हैं। हर एक टाइप का मैनेजर मिडिल लेवल में आता है, और सुपरिटेंडेंट और सुपरवाइजर कहाँ आते हैं? लोअर लेवल में आते हैं। सो यहाँ पे ऑपरेशनल लेवल, लोअर लेवल, जो भी बुलाना चाहो आप बुला सकते हो। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। कौन सा इंसान कौन से लेवल पे आता है, प्लीज अच्छे से पढ़ के जाइएगा, डेफिनेटली एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। देखो, एक सिंपल सा मंत्रा होता है अच्छा स्कोर करने का कि जिस टॉपिक की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है ना आने की, उसको तमीज़ से पढ़ के जाओ। उसमें कोई भी एक ऐसे मत छोड़ो कि हाँ यार हम वो भूल गए थे पढ़ना, या फिर मैंने ध्यान नहीं दिया उस टॉपिक की। नहीं, अगर लग रहा है कि इसमें से आ सकता है कुछ, उसको ढंग से तमीज़ से पढ़ो। दैट्स इट। Which of the following functions are required to be carried out for successfully establishing coordination? Coordination establish करने के लिए कौन से वाले function required होंगे? ठीक है, planning and directing, organizing, staffing, all of the above. कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करने के लिए कौन से सारे फंक्शंस आपको कैरी आउट करने पड़ते हैं, ये इंटरप्रिटेशन होगा एक्चुअली। बताओ, कोऑर्डिनेशन कहाँ कहाँ रिक्वायर्ड होता है वो सोचो एक बार। हमने जो मैनेजमेंट का एजेंस पढ़ा था कोऑर्डिनेशन, वो कहाँ कहाँ रिक्वायर्ड होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्यों होती है? क्योंकि जितने भी मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं उनको बाइंड करने के लिए, उनको साथ में लाने के लिए, वो अलग अलग डायरेक्शंस में ना चले जाएं, हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना काम करना ना शुरू कर दे, उनके बीच में एक बाइंडिंग फोर्स होनी चाहिए, उसके लिए हम कोऑर्डिनेशन को लाते हैं। सो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि सारे फंक्शंस होने चाहिए, तभी ये कोऑर्डिनेशन का रोल क्या होगा, एस्टेब्लिश होगा। चलिए 12th क्वेश्चन। Dash is a process through which harmony is established among different activities of the organization. Dash वो प्रोसेस है जिसकी वजह से हार्मनी एस्टेब्लिश्ड होती है पूरी ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट एक्टिविटीज़ में। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेशन, इधर ए और बी। ध्यान देना थोड़ा सा वर्ड्स पे चले जाना। डैश इज अ प्रोसेस। अब आंसर में जब तुम देखोगे, ऑप्शंस में जब तुम देखोगे, दो तो फंक्शंस लिखे हुए हैं, प्रोसेस नहीं है वो, मतलब उनके अंदर भी प्रोसेस है, लेकिन अगर उनके बारे में कुछ होता तो वहाँ पे फंक्शन वर्ड मेंशन किया जाता। तो क्लियर कट हमारा आंसर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन, क्योंकि कोऑर्डिनेशन वो प्रोसेस है जो कि बाकी सारी एक्टिविटीज़ को बाइंड करने का काम करती है। जस्ट मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया, ये दोनों के बारे में अगर मेंशन किया होता क्वेश्चन में तो वर्ड फंक्शन इस्तेमाल किया गया होता। मैक्सिमम क्वेश्चन में तुम देखना ऐसा ही क्या होगा।
The dash coordinates the activities of the whole organization keeping in view the desired goals. Dash coordinate करते हैं सारे organization की, पूरे organization की activities को, ताकि वो एक desired goal को achieve कर सके. बताइए कौन होगा? Middle level management, top level management, lower level management या फिर all of the above. डैश क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट करते हैं सारे लेवल्स की या सारे ऑर्गेनाइजेशन के एफर्ट्स को, ताकि वो डिजायर्ड गोल अचीव कर सके. किसका काम होगा इतना बड़ा सोचने का? एंड द करेक्ट आंसर इज टॉप लेवल मैनेजमेंट. चलिए 14th, without coordination directing is impossible and of no worth if there is lack of coordination between superiors and dash. मैनेजर्स, डायरेक्टर्स, सबऑर्डिनेट्स या फिर ऑल ऑफ द अबव. कोऑर्डिनेशन के बिना डायरेक्टिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगी, और कोऑर्डिनेशन की लैक की वजह से किन किन लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन, किन किन लोगों की वजह से मतलब बीच में होगा, ताकि डायरेक्टिंग पे बात आए. मतलब यहाँ पे आपको दो चीज़ों को लिंक करना है, थोड़ा सा दिमाग खोल के सुनना. डायरेक्टिंग वर्ड दिया हुआ है, कोऑर्डिनेशन वर्ड दिया हुआ है. कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? दूसरों के साथ कोऑपरेट करके चलना, है ना. अब दूसरों के साथ कोऑपरेट करके आपने अच्छे से चला, और डायरेक्टिंग वर्ड मेंशन है, मतलब एक इंसान इंस्ट्रक्ट करेगा. somebody has to be on upper side, like एक सुपीरियर पोजीशन पे होना चाहिए. तो सुपीरियर और किसके बारे में बात हो रही होगी? किसके बारे में बात हो रही होगी? सबऑर्डिनेट्स के बारे में बात हो रही होगी. ठीक है, सबऑर्डिनेट्स और सुपीरियर्स का जो रिलेशनशिप है वो कोऑर्डिनेशन से चलना चाहिए, ताकि डायरेक्टिंग ढंग से पॉसिबल हो पाए. और इनके बीच में कोऑर्डिनेशन अगर नहीं होता है, लैक होता है उसमें, तो दिक्कत आती है फिर डायरेक्टिंग में. क्वेश्चन 15th, विच ऑफ द फॉलोइंग हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन. इनमें से कौन से वाला कोऑर्डिनेशन के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है? ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल डिफरेंशिएशन, स्पेशलाइजेशन, ऑल ऑफ दीज. जब मैंने आपको कोऑर्डिनेशन पढ़ाया था तो उसमें एक टॉपिक था उसके इंपॉर्टेंस का, और उसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हुए थे. कौन कौन से पॉइंट वहाँ पे मैच कर रहे हैं? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सारे पॉइंट्स मैच कर रहे हैं. जब भी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होने लगती है, छोटे से बड़ी होने लगती है, तो उसको कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड होता है. जब भी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस आने लगते हैं, उसको कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड होता है. जब भी ऑर्गेनाइजेशन स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रही होती है, तो उसको कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड होता है. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा, ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 16. ओके, सो अब आ गया है आपका पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन. अब देखो ये होता क्या है. ओके, सो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग एक से ज़्यादा नहीं आएगा. ठीक है, क्योंकि इसको देख लो तुम यहाँ पे, मतलब अगर थोड़ा सा सोचा जाए इकोनॉमिकली, तो कितने सारा इंक लगेगा ऐसे पिक्चर में. तो सीबीएसई वाले इतनी इंक वेस्ट करेंगे, मतलब हो सकता है कर भी दे अगर वो बहुत ज़्यादा दिल खोल के खर्चा करने वाले हों, बट मेरे को जहाँ तक लग रहा है एक क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आएगा. अब होगा कैसे? यहाँ एक पिक्चर दी होगी और उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन होगा. आपको पिक्चर को अच्छे से एनालाइज करना है. से ये पिक्चर हमने एनसीईआरटी से उठाई है, और मैं आपको बोल रही हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी आपको क्वेश्चन आएगा वो एनसीईआरटी से ही उठाया जाएगा, क्योंकि सैम्पल पेपर में भी जो क्वेश्चन था ना पिक्चर बेस्ड, वो वहीं से ही उठाया गया था, मतलब दैट आपकी एनसीईआरटी बुक से ही उठाया गया था. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी वहीं की है, तो उसकी जितनी भी पिक्चर्स हैं उनको अच्छे से देख डालना. अभी ऑनलाइन ज़्यादा पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस अवेलेबल है नहीं. ठीक है, तो तुम्हें अगर मिल रहे हैं तो देख लेना, नहीं मिल रहे हैं तो फिर देख लेंगे अपन. अब यहाँ पूछा गया है इस पिक्चर के बेसिस पे, यहाँ दिख रहा है सेल्स, प्रोडक्शन, पुअर रिपोर्ट, रिसेप्शन, शिपिंग, अकाउंट्स, स्टोर, स्टॉक फुल हुआ पड़ा है, यहाँ पे नो स्टॉक. तो यहाँ एक आपको कियोटिक सी सिचुएशन दिख रही है. दे आर आस्किंग यू आइडेंटिफाई द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट विदाउट विच इट्स फंक्शन वोंट बी परफॉर्म्ड प्रॉपरली. आपको इस पिक्चर को देखते हुए मैनेजमेंट के उस एसेंस के बारे में पता लगाना है जिसके बिना कोई भी फंक्शन अच्छे से नहीं हो सकता है. ध्यान दीजिए, जो सिचुएशन आपको यहाँ पे दिख रही है वो बहुत कियोटिक लग रही है, मतलब वहाँ पे इसमें किसी चीज़ की कमी लग रही है. वो कौन सी चीज़ है जिसकी कमी आपको यहाँ पे लग रही है, वो आपको पहचानना है. स्टाफिंग, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, ऑर्गेनाइजिंग.
ध्यान दीजिए, दोबारा से बता रही हूँ, ये जो पिक्चर है ये दिखा रही है बहुत ही कियोटिक सिचुएशन। यहाँ पे किसी चीज़ की कमी है, किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है ताकि हर एक चीज़ प्रॉपरली हो सके। तो वो कौन सी चीज़ के बारे में बात की है? और अगेन यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें भी लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस हैं वो प्रॉपरली रन नहीं करे जा सकते अगर मैनेजमेंट की इस एसेंस की मतलब अगर ये मैनेजमेंट का वो एसेंस यहाँ पे नहीं होता है तो वो कौन सा एसेंस है? 4 ऑप्शन है, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, क्या इसके बारे में बात हो रही है? बिल्कुल भी नहीं। किसके बारे में बात हो रही है? कोऑर्डिनेशन के बारे में बात हो रही है। कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो ऐसे ही हॉच पॉच मचा रहेगा पूरी ऑर्गेनाइजेशन में। चलिए 17th क्वेश्चन है असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन। आई होप आपको असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं। इसमें कुछ नहीं होता, एक सेंटेंस दिया होता है असर्शन में, एक सेंटेंस दिया होता है रीजन में। अब असर्शन में जो सेंटेंस दिया होता है उस पे बेस्ड रीजन लिखा होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता लगाना होता है कि दोनों स्टेटमेंट जो लिखी हुई हैं क्या वो सही हैं या गलत है। अगर इनमें से एक भी स्टेटमेंट गलत है तो आपका आंसर आएगा सी या डी में से। लेकिन अगर ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं तो उनमें आपका आंसर आएगा ए या बी में से। लेकिन कैसे चूज करें, ए आंसर है या बी आंसर है? तो ऐसे चूज करेंगे, दोनों स्टेटमेंट अगर सही हैं और रीजन में लिखी हुई चीज़ ऊपर वाली चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही है, लिंक्ड हैं आपस में, यूँ ऐसे पोल्स अपार्ट बात नहीं कर रही हैं, तो आपका आंसर ए होगा। लेकिन अगर दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं लेकिन पोल्स अपार्ट बात कर रही है, मतलब देख लीजिए, अगर मैं बोलती हूँ कि राम इज़ अ गुड बॉय, श्याम इज़ अ गुड बॉय, ठीक है, दोनों अच्छे लड़के हैं वाकई में, तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं लेकिन आपस में इनका कोई लिंक है? नहीं है। Ram is a good boy, Shyam is a good boy and also Ram's younger brother, so he has got everything from his elder brother, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो अब यहाँ पे लिंकेज भी समझ में आ रहा है कि हाँ ऊपर वाली स्टेटमेंट से ये कहीं से लिंक्ड है, इसको अपने मैनर्स कहाँ से मिले हैं, उससे मिले हैं, हाँ ये ऐसे ऐसे हो रहा है, तो ऐसे में आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, तो पोल्स अपार्ट चीज़ है तो बी आंसर होगा, अगर लिंक्ड आप चीज़ें हैं और दोनों करेक्ट है तो ए आंसर होगा। अब यहाँ देखते हैं हम लिखा क्या हुआ है। It says coordination is needed in all departments and at all levels. Coordination की ज़रूरत सारे डिपार्टमेंट्स में होती है और सारे लेवल्स पे भी होती है। रीजन में ये बोल रहे हैं एक्टिविटीज़ आर इंडिपेंडेंट इन ऑल डिपार्टमेंट्स एंड लेवल्स। एक्टिविटीज़ जो होती हैं इंडिपेंडेंट होती है, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती हैं, ना ही डिपार्टमेंट्स पे ना ही लेवल्स पे। ऊपर क्या बोल रहे हैं? कोऑर्डिनेशन ज़रूरी होता है सारे डिपार्टमेंट्स में होना, कोऑर्डिनेशन ज़रूरी होता है सारे लेवल्स पे होना, और दूसरा बोल रहा है इंडिपेंडेंट होती हैं एक्टिविटीज़, कोई एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती। अच्छा हाँ, ये चीज़ हमेशा मान के रखना कि दोनों स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट हमेशा सही होगी, क्योंकि 4 ही ऑप्शन है, 5वां ऑप्शन नहीं है कि बोथ आर इनकरेक्ट, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो एक स्टेटमेंट तो पक्का करेक्ट होगी। अब आपको क्या लग रहा है, ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? पहले तो वो भी पता लगाओ, क्या ऊपर लिखी हुई असर्शन और रीजन में लिखी हुई स्टेटमेंट्स क्या दोनों करेक्ट हैं? मुझे तो नहीं लग रहा, मुझे तो एक स्टेटमेंट करेक्ट लग रही है। तुम्हारा आंसर किस में से आना चाहिए? सी या में डी में से आना चाहिए। लेकिन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? करेक्ट है स्टेटमेंट 1, सो आंसर होगा असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। भाई नहीं, एक्टिविटीज़ डिपेंडेंट होती हैं, एक डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होंगी। जैसे कि ये देखो, अब तुम ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन देखो, तुम यहाँ देख रहे हो, यहाँ लिखा हुआ है स्टोर, मतलब जहाँ पे रॉ मटेरियल सेव किए गए हैं, स्टोर किए गए हैं। स्टॉक फुल है, रॉ मटेरियल्स फुल पड़े हैं, और फिर यहाँ तुम देखो प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में नो स्टॉक, मतलब प्रोडक्शन हो नहीं पा रहा है क्योंकि स्टॉक नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है इनके पास। मतलब क्या दिख रहा है तुम्हें क्लियरली कि दोनों ही डिपार्टमेंट्स में लिंक ही नहीं है, दोनों डिपार्टमेंट्स में लिंक ही नहीं है, मतलब दोनों एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके नहीं चल रही हैं। अब यहाँ पे अगर ये लाइन होती कि दोनों इंडिपेंडेंट हैं, उसका काम इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इसका काम उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं आनी चाहिए थी।
बट नहीं, हर एक डिपार्टमेंट हर एक लेवल का काम दूसरे के ऊपर वो होता है, बेस्ड होता है। जैसे प्रोडक्शन वाले क्या काम कर रहे हैं, अकाउंट्स वाले उसी का ही अकाउंट्स बनाएंगे, कॉस्ट वाले उसी की कॉस्टिंग फॉर्म करेंगे, सेलिंग वाले, मार्केटिंग वाले प्रोडक्शन किस तरह से हो रही है, उसमें से किस किस पॉइंट को हम हाईलाइट करके हमारा सामान बेच सकते हैं, उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा। तो ऐसे हर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट की क्या होता है, ऊपर डिपेंडेंट होता है। सो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। चलिए हम चलते हैं अब हमारे 18th क्वेश्चन पे। अगेन ये भी क्या है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। ओके, सो असर्शन में लिखा है efficiency aims at performing task with the least wastage of time and effort। efficiency का मतलब होता है बिल्कुल कम efforts और बिल्कुल कम wastage के साथ काम को complete करना, ठीक है। और उसके बाद efficiency मतलब रीजन में दिया हुआ है efficiency about doing that job in a cost effective manner that is getting maximum output with minimum input। efficiency का मतलब होता है बिल्कुल कम इनपुट के साथ मैक्सिमम आउटपुट डिराइव करना। दोनों क्या सेम चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, बिफोर दैट क्या दोनों सही बात कर रहे हैं? तो इसका आंसर है हाँ, दोनों ही ट्रू चीज़ें बोल रहे हैं, मतलब सच बात बोल रहे हैं। अब बात होती है कि दोनों क्या आपस में लिंक्ड हैं? येस, बोथ आर टॉकिंग अबाउट एफिशिएंसी। ऊपर वाले में यही बात हुई है कि लीस्ट वेस्टेज और के साथ आप काम कंप्लीट कर रहे हो। सेकंड में वो बोल रहे हैं कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में, बात तो सेम ही हुई ना। अब कान को तुम ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, बात तो सेम ही होगी। ऐसे पकड़ा नहीं जाएगा वैसे मुझसे, बात तो सेम ही होगी ना। सो A will be the correct answer of this question कि yes, both assertion and reason are true and reason with दी हुई चीज is correct explanation of assertion। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन अगेन असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है। मैंने ज़्यादा इंसर्ट किए हैं इसमें ये सोच के कि आप लोगों को असर्शन रीजन से बहुत डर लगता है। मतलब अभी तक मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हुए हैं उनका यही होता है, मैम असर्शन रीजन में बहुत डर लग रहा है, पता नहीं इसके कैसे क्वेश्चन होंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। इसलिए जितने क्वेश्चन हो पाए उतने सॉल्व करके जाना। और मैंने आपको एक वीडियो के रेफरेंस भी दिया था, हो पाएगा तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगी। अभी मुझे देखना पड़ेगा कि वो मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, बट जो भी है आप ज़रूर याद रखना। असर्शन रीजन की अलग से एक वीडियो बनी हुई है जिसमें सारे चैप्टर्स के असर्शन रीजन साथ में कंबाइंड करके मैंने बहुत अच्छे तमीज़ से एक्सप्लेन करते हुए उसमें करवाए थे आपको क्वेश्चंस, तो वो ज़रूर देख लेना। मैनेजमेंट इज कॉल्ड एन एग्जैक्ट साइंस। मैनेजमेंट को एग्जैक्ट साइंस बोलते हैं। मैनेजमेंट डील्स विद कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर विच कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड विद एक्यूरेसी। मैनेजमेंट डील करती है ह्यूमन बिहेवियर, कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर से, जिसको हम एक्यूरेसी से डिटर्मिन नहीं कर सकते, मतलब बिल्कुल पॉइंट वाले जाके नहीं वो कर सकते जैसे साइंस में होता है। मैंने क्या हिंट दे दिया तुम लोगों को? चलो कोई बात नहीं, बताओ क्या दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर करेक्ट हैं तो क्या एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन है? अगर नहीं है तो कौन सी वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ये 3 क्वेश्चन के बारे में आपको पता लगाना है। मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस। ओके, मैंने आंसर बोल ही दिया है। सो मैनेजमेंट एक इनएग्जैक्ट साइंस होती है, वो एग्जैक्ट साइंस नहीं होती, क्योंकि साइंस में जितने भी फीचर्स मिलते हैं वो सारे के सारे मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं। उनमें से कुछ फीचर मैनेजमेंट का पार्ट नहीं होते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल इट इन एग्जैक्ट साइंस। मतलब पूरी तरह से साइंस नहीं है, थोड़ी बहुत एग्जैक्ट मतलब थोड़ी बहुत है। और प्लस जो मैनेजमेंट है वो ह्यूमन बीइंग से डील करते हैं, सो अपन कभी भी एक्यूरेटली नहीं बोल सकते कि क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही है, ठीक है। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। इट सेज मैनेजमेंट इज एन इनटैंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट एक इनटैंजिबल फोर्स है और रीजन में ये बोल रहे हैं मैनेजमेंट हैज टू अडेप्ट इटसेल्फ टू इट्स चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विच कंसिस्ट ऑफ वेरियस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। मैनेजमेंट को अडेप्ट करना पड़ता है चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ, चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ। ऑर्गेनाइजेशन के बाहर की जो सिचुएशन होती है, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन है और इसके बाहर की जो सिचुएशन है उसके साथ मैनेजमेंट को क्या करना पड़ता है, अडेप्ट करना पड़ता है, जिसमें सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल फैक्टर आ जाते हैं। इसमें सोशल फैक्टर्स भी आते हैं, पॉलिटिकल भी आते हैं और इकोनॉमिक फैक्टर्स भी आते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट पे पढ़ा था ना अपन ने। और ऊपर ये बोल रहे हैं मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है। क्या दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है? यस, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। मैनेजमेंट को बिल्कुल अडेप्ट करना पड़ता है, किसके साथ? एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ। और ऊपर वाली स्टेटमेंट क्या वो इंटेंजिबल फोर्स है? यस, एग्जैक्टली, इट्स एन इंटेंजिबल फोर्स। अब दूसरा क्वेश्चन ये राइज होता है, क्या ये आपस में लिंक्ड है? तो आंसर है नहीं, क्योंकि ऊपर इनटैंजिबल फोर्स के बारे में बात करी है जबकि नीचे में एक्सप्लेनेशन डायनामिक का दिया हुआ है। अगर यहाँ पे होता ना कि इट्स एन इन डायनामिक और मतलब मैनेजमेंट इज डायनामिक इन नेचर,
तो वो बिल्कुल सही होता, तो ए आंसर होता आपका। लेकिन क्योंकि यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है तो ये दोनों पॉइंट्स हैं तो सही, लेकिन आर ए से मैच नहीं कर रहा, सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ख़त्म होते हैं हमारे MCQ वाले क्वेश्चंस। अब हमारे शुरू होंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें हमें याद रखना है वर्ड लिमिट का, एंड एट द सेम टाइम जितने पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते थे, जितने पॉसिबल वेज हो सकते थे क्वेश्चन को फ्रेम करने के, मैंने वो सारे लिखवा दिए। आप कई क्वेश्चन ऐसे देखोगे जिसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं और करके, उसका मतलब ये नहीं है कि इनमें या इनमें से आपको किसी एक को अटेम्प्ट करना है। उसका मतलब ये होगा कि दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम आंसर आपसे मांग रहे हैं, मतलब सेम आंसर वो डिफरेंट तरह से आपसे मांग रहे हैं, सो दोनों तरह से उन्होंने लिख दिया है। अब फर्स्ट मतलब 21st जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, मैनेजमेंट सीक्स टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स which must be derived from basic purpose of the business. In the light of this statement, explain organizational and social objectives of management. ये क्या बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट कुछ ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के बारे में बात करता है, मैनेजमेंट कुछ ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के बारे में बात करता है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट की लाइट में आपको 2 ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं इसके, ऑर्गेनाइजेशनल और सोशल, इसके अलावा एक और ऑब्जेक्टिव होता है। वैसे तो टोटल मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। मैनेजमेंट के फर्स्ट होता है ऑर्गेनाइजेशनल, सेकंड होता है सोशल, और थर्ड होता है पर्सनल। ठीक है, 3 ऑब्जेक्टिव में से यू हैव टू एक्सप्लेन दीज 2, ऑर्गेनाइजेशनल और सोशल। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और में दिया हुआ है सर्वाइवल, profit and growth are essential targets of every enterprise. Identify and discuss the objective of management mentioned here. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ इंपॉर्टेंट होता है। इस स्टेटमेंट की लाइट में आपको आइडेंटिफाई करना है वो ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट का जिसके बारे में बात हुई है। सबसे पहले मैं बता दूं, इसमें आपको 2 ऑब्जेक्टिव्स को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। थर्ड ऑब्जेक्टिव के बारे में दोनों ही क्वेश्चंस में बात नहीं हुई, लेकिन इसमें आपको अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसमें सिर्फ आपको एक ही ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन करना है, और वो कौन सा रहेगा, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जिसमें हम सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। दोबारा समझ लीजिए, ऊपर वाले क्वेश्चन में टोटल 3 मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऊपर वाले क्वेश्चन में 2 ऑब्जेक्टिव्स को एक्सप्लेन करा है, जिन्होंने उनको डायरेक्टली मेंशन कर दिया, ऑर्गेनाइजेशनल और सोशल को एक्सप्लेन करिए। लेकिन नीचे वाले क्वेश्चन में इनको सिर्फ चाहिए वो ऑब्जेक्टिव जो कि प्रॉफिट, ग्रोथ एंड सर्वाइवल से रिलेट करता हो, और वो ऑब्जेक्टिव कौन सा है, वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है। तो अगर पहला वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप 2 ऑब्जेक्टिव्स में एक्सप्लेन करेंगे, नीचे वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन करना है। एंड इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। ये बोलते हैं मैनेजमेंट इज एक्सपेक्टेड टू वर्क फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल्स फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स सच एज शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट्स, डायरेक्टर्स, सप्लायर्स, इन्वेस्टर्स एक्सेट्रा। इनका कहना ये है कि मैनेजमेंट जो है वो सबके लिए काम करती है, सबके बेनिफिट के लिए काम करती है, जिसमें हम शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट, डायरेक्टर्स, सप्लायर्स, इन्वेस्टर्स सबको काउंट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 3 चीज़ें जो होती हैं वो ज़रूरी होती है। सबसे पहले ये ज़रूरी होता है कि ऑर्गेनाइजेशन अगर एग्जिस्टेंस में आया तो मैनेजमेंट को सबसे पहले तो उस ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करवाना है, कि इतने सारे कॉम्पिटिटर्स के सामने वो सिर्फ सर्वाइव कर ले, दैट्स इट। सबसे पहले मोटिव ये होता है मैनेजमेंट का। एक बार इसने अपनी जड़ें मजबूत कर ली मार्केट में, मतलब सर्वाइवल फेज इसका निकल गया, उसके बाद इसको प्रॉफिट कमाना है, मतलब इसको मुनाफा कमाना है। सर्वाइवल में हो सकता है सिर्फ ब्रेक इवन पे ही चल रहा हो, 10 रुपए में चीज़ें बना रहा हो, 10 रुपए में बेच रहा हो, वो सर्वाइवल हो गया कि भैया तुम कॉम्पिटिटर्स के सामने टिक गए, तुमने अपने कंपेटिटर्स को कहीं ना कहीं बीट तो नहीं किया, लेकिन उनके सामने तुमने अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं। सेकेंड तुम्हारा क्या मोटिव होगा कि भैया अब जड़ें मजबूत हो गई हैं, अब थोड़ा मुनाफा कमाते हैं। मुनाफा जब तुम अच्छा खासा कमा लोगे उसके बाद तुम बड़ा बनने के बारे में सोचोगे, एक्सपैंड करने के बारे में सोचोगे, डाइवर्सिफाई करने के बारे में सोचोगे, तो ये तुम्हारा होगा ग्रोथ फेज। तो पहले तुम्हें सर्वाइव करना है, फिर प्रॉफिट कमाना शुरू करना है, और उसके बाद तुम्हें ग्रोथ चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन का ये जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है ना मैनेजमेंट का, वो इन 3 पार्ट्स में ऐसे बाइफिकेटेड होता है।
सर्वाइवल में लिखते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस इज टू सर्वाइव एंड इन ऑर्डर टू सर्वाइव इट शुड अर्न इनफ रेवेन्यू टू कवर इट्स कॉस्ट। अपनी कॉस्ट कवर कर लें, उतना रेवेन्यू जनरेट कर लें, मतलब वही ब्रेक इवन वाला बात हो गया। 10 रुपए में खरीद रहे हैं तो 10 रुपए में ही आगे बेच रहे हैं, ठीक है। ये ना हो कि तुम 8 रुपए में बेचने के लिए मजबूर हो जाओ, क्योंकि फिर ये लॉस वाली बात हो जाएगी। अपन को लॉस नहीं चाहिए, हमें ब्रेक इवन चाहिए। वैसे तो हम कोशिश करेंगे हम फर्स्ट डे से ही प्रॉफिट कमा लें, लेकिन अगर नहीं कमा पा रहे हैं तो एटलीस्ट ब्रेक इवन तो हम वो कर रहे हैं। मतलब ऐसी सिचुएशन जहाँ पे योर रेवेन्यूज आर एटलीस्ट कवरिंग योर कॉस्ट, जितना तुमने इनकर किया है उतना तुम एटलीस्ट ला पा रहे हो मार्केट से। सेकेंड फेज होगा प्रॉफिट, इट इज एन इंसेंटिव और रिवॉर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस। ये तुम्हारा एक इंसेंटिव होगा, तुम्हारा जो मुनाफा होता है वो रिवॉर्ड होता है तुम्हारा बिजनेस अर्न करने का। इट इज अ सिचुएशन व्हेन द फर्म्स रेवेन्यूज आर एबल टू कवर कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ द बिजनेस। यहाँ पे ना सिर्फ तुम्हारी कॉस्ट कवर हो रही है, बल्कि बिजनेस करने में तुम जो रिस्क उठाए हो उसका भी तुम्हें प्रॉफिट मिल रहा है। हमेशा बोलते हैं ना हमारा हायर द प्रॉफिट हायर विल बी द रिस्क, लोअर द प्रॉफिट लोअर विल बी द रिस्क। नहीं सॉरी, उल्टा बोल दिया, हायर रिस्क हायर प्रॉफिट, लोअर रिस्क लोअर प्रॉफिट, यही बोलते हैं ना। अब ऐसे में रिस्क ही तो तुम्हारा प्रॉफिट रिवॉर्ड, रिस्क ही तो तुम्हारा कन्वर्ट हो रहा है रिवॉर्ड में, ऐसे मानो इसके तो हाँ एग्जैक्टली ठीक है। प्रॉफिट के रूप में तुम्हारा रिस्क ही तो रिवॉर्ड ला के दे रहा है तुम्हें, राइट। पता नहीं क्या हो गया, मैंने थोड़ा फंबल कर दिया, बट आई होप यू गॉट द पॉइंट। सो प्रॉफिट तुम्हारा इंसेंटिव है बिजनेस कैरी करने का, और इसमें तुम ना सिर्फ कॉस्ट का कवर करते हो बल्कि तुम अपना रिस्क भी कवर करो। फिर आता है ग्रोथ, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वाइवल एंड दिस प्रॉफिट। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस मस्ट ग्रो एंड एक्सपैंड देयर एक्टिविटीज इन टर्म्स ऑफ सेल्स, प्रॉफिट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। पहले अगर तुम 10 पीसेस बेच रहे थे, अब 20 बेचना शुरू करो। अगर तुम एक प्रोडक्ट बेच रहे थे, 2 प्रोडक्ट बेचना शुरू करो। अगर तुम इतना सा वॉल्यूम था तुम्हारा प्रोडक्शन का, तो अब इसको इतना बड़ा करो। तो बड़ा मतलब और बड़ा बनने के बारे में सोचो, ठीक है। तो ग्रोथ में वो कवर होगा। सेकेंड है सोशल ऑब्जेक्टिव, जो कि सिर्फ तुम्हें लिखना है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, मतलब जो पहले क्वेश्चन पूछा गया था सिर्फ उसमें लिखना है। सेकेंड वाले क्वेश्चन में डिडंट टॉक अबाउट दिस, तो तुम्हें नहीं लिखना है वो। यहाँ पे these objectives deals with the commitment of the organization towards the society। ये ऑब्जेक्टिव बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की जो कमिटमेंट होती है towards the society, उसके बारे में। It says it involves creating employment opportunities for disadvantaged section of the society। ऐसे लोग जो मतलब ऐसे लोग जो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज स्टेज पे हैं, जैसे मान लीजिए बैकवर्ड क्लासेस के लोग, या फिर ऐसे लोग जो कि हैंडीकैप हैं, ऐसे लोग विमेंस जिनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली है, ऐसे लोग जो रूरल एरिया से आ रहे हैं, उन सबको थोड़ा सा अपलिफ्ट करने के बारे में आप सोचते हैं अपने सोशल ऑब्जेक्टिव के चलते हुए, ठीक है। तो मैं एक काम करती हूँ, आपको ना थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेने का मौका देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे आंसर्स आपको बढ़िया लिखे हुए हैं, तो आप सेम वे में अपना आंसर भी वो कर सकते हैं फ्रेम, और थोड़ा रेफरेंस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ दिस इज द सेकंड स्लाइड। ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाले फर्स्ट वाले क्वेश्चन में लिखना है, ठीक है। ये ऑप्शन सिर्फ इस वाले में लिखना है, इसमें नहीं लिखना है सोशल वाला। लिया स्क्रीनशॉट। चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। ये तो हम एमसीक्यू से पढ़ते आ रहे हैं, आई गेस फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा इस बारे में था कि मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल होता है। आपको एक्सप्लेन करना है मैनेजमेंट की अलग अलग डायमेंशंस को। बताओ कौन कौन सी होती हैं। मैनेजमेंट की 3 डायमेंशंस होती हैं। पहली होती है वर्क, सेकेंड होती है ऑपरेशन, थर्ड होती है पर्सनल। 3 जो आपकी डायमेंशंस होती हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपको अपना आंसर यहाँ पे लिखना है। देखिए, ओके, सो इट सेज मैनेजमेंट कंप्राइजेस ऑफ 3 डायमेंशंस, नेमली फर्स्ट है मैनेजमेंट एट वर्क ऑफ वर्क, सॉरी, इट इज कंसर्न विद परफॉर्मेंस ऑफ टास्क इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये हमने शायद एमसीक्यूज में भी पढ़ा था कि टास्क ऑब्जेक्ट एक्टिविटीज जो होते हैं उससे रिलेटेड कौन सा होता है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क होता है। सेकेंड है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, ऑब्वियसली नाम में झलक रहा है कि ये इंडिविजुअल से रिलेटेड होगा, तो इट सेज इट एम्प्लॉयज डीलिंग विद एम्प्लॉयज एज इंडिविजुअल्स एंड डीलिंग विद इंडिविजुअल्स एज अ ग्रुप। पहले तो इंडिविजुअली हम लोगों को देखेंगे, फिर ग्रुप्स में देखेंगे, दोनों ही वे में उन्हें मैनेज करना मैनेजमेंट ऑफ ग्रुप पीपल में आएगा। थर्ड है हमारा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, इट इज इंटरलिंक्ड विद बोथ मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल। ये इंटरलिंक्ड है इन दोनों के बीच में। ऑपरेशंस में बेसिकली हम प्रोडक्शन की बात करते हैं और भी कुछ रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात करते हैं, बट ओवरऑल देखा जाए तो इन दोनों को साथ कंबाइन करके जो बात आती है वो ऑपरेशन में देखी जाती है। चलिए
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, ये बोल रहा है विद अ सुटेबल एग्जाम्पल डिफाइन हाउ मैनेजमेंट इज एन इनटैंजिबल फोर्स। आपको एक एग्जाम्पल की मदद लेनी है और उसके थ्रू आपको एक्सप्लेन करना है ये इनटैंजिबल फीचर जो है ना मैनेजमेंट का, उसके बारे में। चलिए देख लेते हैं। इट सेज मैनेजमेंट इज एन इनटैंजिबल फोर्स एज इट डज नॉट हैव एनी फिजिकल अपीयरेंस। मैनेजमेंट की कोई भी फिजिकल अपीयरेंस नहीं है। ऑब्वियसली आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो आपको ऐसे खड़ा हुआ मैनेजमेंट दिखता है कि अरे अरे देखो मैग्नेट ब्रेन्स का मैनेजमेंट, या फिर देखो देखो XYZ कंपनी का मैनेजमेंट कैसा दिख रहा है। ऐसा कभी देखा तुमने किसी को करते हुए? ऑब्वियसली नहीं। दिस इज नॉट समथिंग विच यू कैन सी विद योर नेकेड आइज, मतलब ऐसे देख नहीं सकते हो, उस चीज़ का एहसास ले सकते हो। अगर हर एक चीज़ सिस्टमैटिक वे में चल रही है, कोई क्योटिक सिचुएशन नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ यार यहाँ मैनेजमेंट है। ठीक है, सो फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती है। इट कैन बी फेल्ट बाय द वे एन ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस। ये ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से काम कर रहा है उससे फील की जा सकती है। For example, if in an organization targets are met according to the plans, goals of an organization are achieved and the employees are satisfied, in that case existence of management is noticeable and felt. अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने टारगेट्स को कंप्लीट कर पा रही है, अपने गोल्स को अचीव कर पा रही है और एम्प्लॉयज़ वहाँ के सेटिस्फाइड हैं, अगर ये चीज़ें तुम्हें दिख रही हैं ना, मतलब मैनेजमेंट क्या है वहाँ पे, मैनेजमेंट नोटिस हो पा रही है वहाँ पे। अब लिखने के तरीके में मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहती हूँ। माना कि ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ से इन्हें काइंड ऑफ अगला पैराग्राफ शुरू करना चाहिए था। कभी भी देखना, अगर तुम्हें बढ़िया आंसर लिखना है तो पैराग्राफिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पैराग्राफ्स फॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सो पैराग्राफ्स बना देना। 24th क्वेश्चन है गिव एनी 3 फंक्शंस विच आर परफॉर्म्ड बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अ कंपनी। 3 फंक्शंस दीजिए जो कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है ना कंपनी का, वो करता है। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा मैम CEO क्या करता है, हमें कैसे पता होगा, हमने थोड़ी ना पढ़ा है। तो बेटा थोड़ा सा ध्यान लगाओ, मैंने तुम्हें बोला था एक डायग्राम है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का, उसमें टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल आते हैं। ठीक है, तुमने उनमें हर लेवल के काम पढ़े हुए हैं कि कौन क्या काम करता है, याद है? इतना याद है? उसके बाद तुमने ये भी पढ़ा हुआ है कि टॉप लेवल में कौन कौन आता है, मिडिल लेवल में कौन कौन आता है, लोअर लेवल में कौन कौन आता है। अब अगर मान लो उन्होंने इंडिविजुअली तुमसे पूछ लिया कि ये इंसान क्या काम करता है, तो तुम्हें क्या करना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा के ये बताना है कि वो इंसान कौन से लेवल में आता है और उस लेवल के काम को लिख देना है। समझ रहे हो लॉजिक? क्वेश्चन अगर आएगा ना तो इतना सिंपल नहीं आएगा कि बेटा बताना जरा मिडिल लेवल वाले लोग क्या काम करते हैं, नहीं, दे वोंट आस्क यू लाइक दैट। वो थोड़ा सा तो ट्रिकी बनाने की कोशिश करेंगे ना कि बच्चे ने अच्छे से पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा है, सिर्फ रट्टू तोता बन के तो नहीं आ गया है। सो वहाँ पे ये आपको बोल रहे हैं कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्या क्या काम करता है। इसका मतलब ये होगा दे आर आस्किंग यू, पहले तो ये पता लगाओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन से लेवल में आता है, और जिस लेवल में आता है फिर वो लेवल वाले लोग क्या क्या काम करते हैं। अच्छा, अभी तो इट्स क्वाइट सिंपल फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, क्योंकि हम इसी चैप्टर की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली। लेकिन अगर यही क्वेश्चन सारे चैप्टर्स का जो कंबाइंड सैम्पल पेपर बना होगा, या सारे चैप्टर्स को मिला के जो तुम्हारा फाइनल पेपर आएगा वहाँ दिया होता ना, अगर तुम्हारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होती ना, तुमसे सॉल्व नहीं हो पाता। तुम्हें पता ही नहीं लगता यार ये कौन से चैप्टर से पूछा गया, मुझे क्या पता होगा, CEO क्या क्या काम करता है मुझे कैसे पता होगा, मैं क्या लिख के आऊँगा उसके अंदर, तुम्हारा दिमाग ऐसे हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ हर एक चीज़ जो भी तुम पढ़ रहे हो थोड़ा सा अपना दिमाग खोल के पढ़ो। ओके, सो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टॉप लेवल में आता है। टॉप लेवल वाले क्या क्या काम करते हैं, हम बताते हैं क्या क्या काम करते हैं। सबसे पहले तो ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑब्जेक्टिव्स डिटरमिन करते हैं कि भैया पूरे ऑर्गेनाइजेशन को क्या अचीव करना है। सेकेंड में ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉलिसीज फॉर्मुलेट करते हैं, मतलब पॉलिसीज बनाते हैं। एनालाइजेस, evaluates and deals with the external environment, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे नज़र रखते हैं। देखो ऑर्गेनाइजेशन में ना हर एक इंसान का अपना अलग रोल होता है। जैसे मैग्नेट ब्रेन्स की बात करो, यहाँ पे टीचर्स का अपना अलग काम है, कैमरामैन का अपना अलग काम है, स्लाइड टीम का अपना है, SEO टीम का अपना है, HR मैम का अपना अलग काम है। अब सबके रोल डिफाइंड होते हैं,
तो ऐसे ही मिडिल वाले और लोअर लेवल वाले ऑर्गेनाइजेशन के विद इन में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, वो उसके अंदर क्या चल रहा है वो काम करने में ज़्यादा अपना टाइम वो करते हैं। लेकिन टॉप वाले पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एज वन यूनिट देखते हैं और बाहर क्या चल रहा है उस पर नज़र ज़्यादा रखते हैं, ताकि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बाहर जो चीज़ें चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा अडेप्ट करवा पाए। ठीक है, तो ये 3 काम है जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कर रहा है। और तुमने एक चीज़ देखी है, यहाँ अगर इन्होंने बोला ना गिव एनी 3 फंक्शंस, तो 3 ही दिए हैं, ज़्यादा यहाँ पे स्मार्टनेस नहीं दिखाई कि मेरे को तो 5 फंक्शंस आते हैं मैं तो 5 लिखूंगा। ये काम मत करके आना, इससे एग्जामिनर इरिटेट होता है। अगर मैं तुम्हारी एग्जामिनर होंगी तो मैं तो पक्का इरिटेट होंगी, मैं बता रही हूँ, और फिर मैं मार्क्स काटूंगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। ये बोल रहा है कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे होती है। या फिर सेकंड क्वेश्चन है coordination is needed at all the levels of management and it is responsibility function of all managers, explain how। कोऑर्डिनेशन सारे लेवल्स पे रिक्वायर्ड होता है, दो पहले का आंसर ही मिल गया तुम्हें। कोऑर्डिनेशन सारे लेवल्स पे रिक्वायर्ड होता है और ये सारे मैनेजर्स को करना ही पड़ता है। एक्सप्लेन करिए कैसे। सो 2 क्वेश्चन है, पहले में ये आपसे पूछ रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन एग्जैक्टली कौन से लेवल पे रिक्वायर्ड होगा। सेकंड में ये आपसे पूछ रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन सारे लेवल्स पे रिक्वायर्ड होता है, सारे मैनेजर्स को करना पड़ता है, कैसे एक्सप्लेन करिए। सिंपल आंसर है कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट ऑल द 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के तीनों लेवल्स कौन कौन से, टॉप, मिडिल एंड लोअर, तीनों लेवल्स पे ही कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। The work at every level is performed by a group of people, that is why it is required at all 3 levels। सारे लेवल पे ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, है ना, ऐसा तो है नहीं इंडिविजुअल लोग काम कर रहे हैं, नहीं, ग्रुप ऑफ पीपल है, तो इसलिए इनके बीच में लिंक बना रहे, आपस में हर एक चीज़ सिस्टमैटिक तरीके से चले, कोऑपरेशन से चले, इसलिए कोऑर्डिनेशन हर जगह रिक्वायर्ड होगा। और लेवल कौन कौन से हैं वो उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। टॉप लेवल में इट सेज इट रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन टू इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय मिडिल एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मिडिल लेवल में दिस लेवल रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन टू बैलेंस द एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट इंडिविजुअल्स। लोअर लेवल पे दिस लेवल रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन टू बाइंड द एफर्ट्स ऑफ ऑल वर्कर्स टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गोल्स। देखो अब यहाँ पे इस आंसर को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो की चीज़ थी समझने की वो क्या थी कि कोऑर्डिनेशन किस लेवल पे किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, राइट। जैसे टॉप लेवल पे दे हैव रिटन इट रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन टू इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटीज़। तो आपको कुछ नहीं करना, ये इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड को हाईलाइट कर देना है, अंडरलाइन कर लेना। सामने वाला इंसान देख के खुश हो जाएगा कि बच्चा बड़ा सही है। मतलब क्या होगा, तुम जैसे ही हाईलाइट करोगे, सबसे पहले कोई भी तुम्हारा आंसर रीड करेगा, उसका आप पूरा फोकस जाएगा उन हाईलाइटेड वर्ड्स पे, वहीं तुम्हारे पॉइंट्स बन गए। तुम्हें और मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं, आगे पीछे तुम क्या लिखते हो फिर भी थोड़ा बहुत इग्नोर हो जाता है, क्योंकि तुमने कीवर्ड्स को हाईलाइट कर दिया। तो जहाँ तुम्हारे कीवर्ड्स हो उनको पेंसिल की मदद से या पेन की मदद से, अगर तुम्हें सीधी लाइन खींचनी आती है तो ये मत करना, ये यूँ 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 यूँ, ये वर्ड लिखा हुआ है इसके बीच में से ऐसे घुसा वो कर दिया, ये वर्ड लिखा हुआ है आधा काट दिया, ऐसे मत करना। अगर तुम्हें सीधी लाइन खींचनी आती है तो ऐसे लाइंस खींच के वो कर देना, अपने आंसर को थोड़ा सा बढ़िया बना देना। दिस लेवल रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन टू बैलेंस द एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट एक्टिविटीज इंडिविजुअल्स। तो ये बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पे बैलेंस विल बी द की वर्ड, और यहाँ पे ये बाइंड करते हैं हर वर्कर के एफर्ट को, इसको हाईलाइट कर देना। बस ये हो गया तुम्हारा बढ़िया मार्क्स, मतलब बढ़िया अच्छे मार्क्स के लिए अच्छा सा क्वेश्चन। चलो 26th क्वेश्चन है 4 मार्क्स के लिए। ये बोल रहे हैं, अब ये थोड़ा सा केस बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है क्योंकि तुम्हें एक सिचुएशन दी हुई है जिसका आंसर तुम्हें बताना है। मानव, अ पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश, इज सक्सेसफुली रनिंग हिज फैमिली बिजनेस। All of a sudden, he thought of taking employment and got a job of finance manager in a company on the basis of his experience and efficiency. Experience और efficiency के basis पे. Do you think his appointment is valid? Was it not necessary for him to be a part of professional association to attain the post? सबसे पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझने की कोशिश करो, एक बार खुद से एनालाइज करो क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर,
फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ इसकी हिंदी। ये बोल रहे हैं कि मानव एक पोस्ट ग्रेजुएट है इंग्लिश में और वो अपना फैमिली बिजनेस अच्छे से रन कर रहा है। फिर अचानक से एक दिन इसको लगा नहीं यार फैमिली बिजनेस में मज़ा नहीं आ रहा, जाके जॉब करते हैं, बहुत हमने रिस्क वाली लाइफ को वो कर लिया, बेयर कर लिया, अब हम थोड़ा शांति वाला काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो जॉब के लिए इसने अप्लाई किया और इसको जॉब मिल गई किसकी? मैनेजर की। यहाँ पे जो कीवर्ड है ना वो ये है, फाइनेंस मैनेजर। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या इसकी अपॉइंटमेंट वैलिड है, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक्सपीरियंस है। ठीक है, ग्रेजुएट ही किसमें था? इंग्लिश में ग्रेजुएट था। इसके पास इंग्लिश एक्सपीरियंस है और एफिशिएंसी है, दैट्स इट। इसके पास कोई डिग्री नहीं है, तो क्या इसकी अपॉइंटमेंट वैलिड है, पहले तो ये बताओ। और दूसरी चीज़ ये बताओ कि वॉज इट नॉट नेसेसरी फॉर हिम टू बी अ पार्ट ऑफ एनी प्रोफेशनल एसोसिएशन? फाइनेंस मैनेजर बनने के लिए क्या इसको किसी प्रोफेशनल एसोसिएशन का पार्ट नहीं होना चाहिए था? बताओ जरा। मानव पोस्ट ग्रेजुएट है किसमें? इंग्लिश में, अपना फैमिली बिजनेस रन कर रहा था, एक्सपीरियंस इसके पास बहुत है, एफिशिएंट भी है ये इंसान, लेकिन इसके पास कोई भी फॉर्मल डिग्री नहीं है। एंड एट द सेम टाइम ये बंदा किसी प्रोफेशनल एसोसिएशन का भी पार्ट नहीं है। देन इन दैट सिनेरियो क्या इसका जो ये अपॉइंटमेंट है वो वैलिड है? पहले तो मुझे सोच के ये बताओ कि मैनेजर बनने के लिए क्या कोई डिग्री वैलिड होती है? ठीक है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में आएगा एमबीए होना चाहिए, बट क्या हर मैनेजर एमबीए होता है? नहीं। सो फर्स्ट थिंग कि भैया इसके पास इंग्लिश की डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई भी एक प्रोफेशनल डिग्री मैनेजर के लिए बनी ही नहीं है। मतलब एज सच कि मैनेजर बनने के लिए आपको यही प्रोफेशनल डिग्री चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है। आपको एक्सपीरियंस ही चाहिए, आपको चीज़ें मैनेज करते आनी चाहिए, तब आप मैनेजर बन सकते हैं। और दूसरा कि कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन, तो मैनेजर्स के लिए कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन भी नहीं है। तो दोनों का आंसर क्या होगा? Yes, his appointment is valid as there is no compulsion of holding a degree with such as MBA in order to become a manager. यहाँ पे भी MBA के बारे में बात कर दी कि भैया कोई भी डिग्री होल्ड करना ज़रूरी नहीं है जैसे MBA वगैरह होता है मैनेजर बनने के लिए। No, it is not necessary for all managers to be a part of professional association because management is not yet a full-fledged प्रोफेशन। मैनेजमेंट अभी भी एक फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन नहीं है, सो इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आपको प्रोफेशनल बनने के लिए मैनेजर बनने के लिए कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन के साथ लिंक करना होगा अपने आप को। ठीक है, सो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। ये 26 था, यस। Aircel started an earnest awareness campaign, Save Our Tigers. The campaign's main agenda was to conserve tigers. This campaign highlights one of the objectives of management, discuss and brief. जो एयरसेल है उन्होंने एक अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट किया है, जो कैंपेन का नाम है सेव आवर टाइगर्स। हमारे टाइगर्स को सेव करिए। हमारे टाइगर्स हैं कौन, पहले वो तो बताइए। द कैंपेन्स मेन एजेंडा वॉज टू कंजर्व टाइगर्स, टाइगर्स को बचाना चाह रहे थे ये। दिस कैंपेन हाईलाइट्स वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, ये कैंपेन हाईलाइट करता है मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव। डिस्कस करिए उसे ब्रीफ में। सोच के देखिए, एक कंपनी है, ठीक है, एकदम से उन्हें वो आया ख्याल आया कि टाइगर्स को सेव करते, चलो टाइगर्स को सेव करें, सेव आवर टाइगर्स। उन्होंने एक नींव स्टार्ट कर दी एक प्रोग्राम की, ठीक है, एक स्कीम शुरू कर दी, ऐसे मानिए, या कुछ भी बोल सकते हैं, एक इनिशिएटिव शुरू किया। अब ऐसे में ये मैनेजमेंट के एक ऑब्जेक्टिव को हाईलाइट करता है। कौन सा ऑब्जेक्टिव हो सकता है, बताइए? डिस्कस एंड ब्रीफ। मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। आपको यहाँ पे बताना है कौन से ऑब्जेक्टिव को हाईलाइट कर रहा है। देखो, टाइगर से किसको इन्फ्लुएंस होगा? सोसाइटी को, कंपनी को उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? उसके सोशल ऑब्जेक्टिव्स पूरे होंगे, सोसाइटल, सोशल, दैट्स इट। Aircel took a great step and showed that it is a strong supporter of corporate social responsibility. Aircel ने यहाँ पे दिखाया कि वो CSR को बहुत ही शिद्दत से लेते हैं। Save Our Tigers campaign highlights the urgency of the situation faced by our national animals. Save Our Tigers एक कैंपेन है जो कि हाईलाइट करता है ऐसी सिचुएशन को जो कि हमारे देश में आ रही है, ताकि हम अपने नेशनल एनिमल को क्या कर सके, सेव कर सके। This objective results in the creation of
बेनिफिट्स फॉर द सोसाइटी इन द फॉलोइंग वे, इससे फॉलोइंग वे में बेनिफिट्स मिलेंगे। फर्स्ट होगा क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द डिसएडवांटेज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ओके, नहीं, इन्होंने ये बोला है, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि सोसाइटल सोशल ऑब्जेक्टिव्स और किस किस वे में फुलफिल हो सकते हैं, बहुत सारे पॉइंटर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, विच वॉजंट रिक्वायर्ड एज सच, बट ठीक है पढ़ लो एक बार। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, इको फ्रेंडली टेक्निक से प्रोडक्शन करना, ऑनेस्ट और टाइमली पेमेंट करना टैक्सेस के, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स को रीजनेबल प्राइसेस पे बेचना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाना स्पेशली फॉर द डिसएडवांटेज ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स वैसे एज सच रिक्वायर्ड नहीं थे, बिकॉज इन्होंने आपको सिर्फ सोशल ऑब्जेक्टिव के बारे में पूछा था। तो अगर आपका आंसर इतना भी होगा, इसी में 2-4 लाइनें और लगा देना, उतने में काम चल जाएगा। यू डोंट हैव टू राइट ऑल दीज पॉइंट्स एज सच। ओके, अच्छा सॉरी, मैं तुम लोगों को बीच में ना स्क्रीनशॉट भूल ही गई कि तुम लोग स्क्रीनशॉट ले सको। एक बार देख लो प्लीज़, यहाँ से लेने हैं तुम लोगों को स्क्रीनशॉट, जल्दी से ले लो, नहीं लिया अभी तक तो। इसका, 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 and then let's move to this question, 28th question। यहाँ बोल रहे हैं मानव who is an MBA has been appointed at the post of general manager in HCPC Limited. Soon after his appointment, he decided to set up a chemical plant in a residential area. Also, he withdrew all kinds of donation and charity going for running of hospitals and schools for the children of employees. Do you think do you think Manav is correct in his decision? If not, in what reference? How can he rectify his mistakes suggest? बढ़िया क्वेश्चन है ये तो। हाँ, क्या बोला हुआ है इसमें, ध्यान से पढ़ना थोड़ा सा। ये लिखा हुआ है मानव हु इज एन MBA, मानव जो कि एक MBA है, हैज़ बीन अपॉइंटेड एट द पोस्ट ऑफ जनरल मैनेजर, उसे जनरल मैनेजर की पोस्ट पे अपॉइंट किया गया है HCPC लिमिटेड में। Soon after his joining, he decided to set up a chemical plant in a residential area. हर एक वर्ड को, वो बोलते हैं ना, हर एक कदम को फूक फूक के रखना, हर एक वर्ड को फूक फूक के पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे हर एक वर्ड में आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिल सकता है जो आपके आंसर का रुख बदल दे। सो ये बोल रहे हैं कि जैसे ही इसने ज्वाइन किया एज अ जनरल मैनेजर, बहुत सारी पावर इसके हाथ में आ गई, तो इसने बोला चलो नया प्लांट बनाते हैं, हम बहुत पैसे हमारी कंपनी की बात, चलो एक और प्लांट बनाते हैं। अब ये केमिकल प्लांट बना रहा है, केमिकल प्लांट नाम से ही समझ में आ रहा है केमिकल्स रिलीज होंगे इसमें से, है ना। और हम तो भोपाल के लोग हैं तो हमें तो पता है केमिकल्स रिलीज होते हैं तो क्या ही हो जाता है दुनिया का, है ना। तो यहाँ पे केमिकल रिलीज हो रहे थे, मतलब प्लांट बन रहा था, और कौन से एरिया में, रेजिडेंशियल एरिया में। वाह भाई वाह, बड़ा कहाँ से करी है इसने जनरल मैनेजर की, वो वही है ना कि हाथ में पावर आ गई, उसके बाद बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तो इन्होंने ये कर दिया। ऑल्सो ही विड्रू ऑल काइंड्स ऑफ डोनेशन एंड चैरिटी गोइंग फॉर रनिंग हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स। अब अच्छी खासी कंपनी स्कूल्स और कॉलेजेस के, मतलब हॉस्पिटल्स के लिए डोनेशन दे रही थी, वो भी इसने बंद कर दी। इसने बोला नहीं नहीं, पैसा सेव करते हैं, कंपनी का पैसा ऐसे नहीं उड़ाते, तो चैरिटी बंद करो, डोनेशन बंद करो। अब ऐसे सिनेरियो में आपको बताना है कि जो मानव ने किया क्या वो सही है, कोई बच्चा भी बता देगा, है ना। इफ नॉट इन व्हाट रेफरेंस, अगर सही नहीं है तो किस रेफरेंस में सही नहीं है। उसके बाद इसकी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कैसे किया जा सकता है, सजेस्ट करिए। इसको इस पोजीशन से ही हटा के बताओ। अभी पोजीशन आदमी वाली है, इनिशियल 2 डिसीजन लिए वही गलत लिए हैं, तो मतलब इसको बनता नहीं है इस पोजीशन पे बैठाना, है ना। चलो आंसर इसका होगा नो, मानव इज नॉट करेक्ट इन डिसीजन। वाओ, ये तो पता ही था हम सबको, इसमें क्या नई बात कर दी आपने। कैसे सही नहीं है कि भैया केमिकल प्लांट को तुम रेजिडेंशियल एरिया में सेट कर रहे हो, हाउ कम। इतना पोल्यूशन होने वाला है, रेजिडेंशियल एरिया में इतने सारे लोग रहते हैं, उनको हेल्थ हज़ार्ड्स हो सकते हैं, रेजिडेंट्स मर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। He is also overlooking the social objective of providing amenities to the society। अच्छा खासा इसकी कंपनी सोशल ऑब्जेक्टिव्स पूरा कर रही थी, उनको भी इसने क्या कर दिया, साइडलाइन कर दिया, उनको भी इसने बंद कर दिया। सजेशंस क्या हो सकते हैं इसकी रेक्टिफिकेशन के लिए। डिसीजन ऑफ सेटिंग अ फैक्ट्री इन रेजिडेंशियल एरिया शुड बी रिवर्टेड। ये जो डिसीजन इसने लिया है कि हाँ रेजिडेंशियल एरिया में ये अपनी फैक्ट्री सेट करेगा, प्लांट सेट करेगा, उसको रिवर्ट कर दो, वापस कर दो, डिसीजंस को वापस कर दो। द कंपनी शुड डोनेट फॉर प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज टू द सोसाइटी। और कंपनी को वही चीज़ जो पहले से वो कर रही थी, डोनेशन वगैरह देना, वो कंटिन्यूड रखना चाहिए, इनको बीच में काड़ी नहीं करनी चाहिए। सो दिस वे दे कैन हेल्प
द सोसाइटी एज वेल एज द कंपनी। चलो फट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 तरीके से इन्होंने, नहीं एक्चुअली 5 तरीकों से इन्होंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आंसर सबका सेम ही होगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, what is meant by management, explain its any 3 features that establish it as an art। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, फर्स्ट थिंग। दूसरा, कोई भी 3 फीचर्स बताइए जो कि इसे आर्ट बनाता है। मतलब मैनेजमेंट का पहले तो मतलब बता दो, उसके बाद मैनेजमेंट को हम आर्ट कैसे बोलते हैं, वो कौन से फीचर्स होते हैं मैनेजमेंट में जो उसे आर्ट बनाते हैं, वो यू हैव टू एक्सप्लेन, ठीक है। उसमें सेकेंड क्वेश्चन में ये बोलते हैं, व्हाट इज मेंट बाय मैनेजमेंट एज एन आर्ट। यहाँ पे आपसे पूछ लिया गया है कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट का मतलब क्या होता है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एनी 3 फीचर्स। अगेन सेम थिंग, आपको 3 फीचर्स के अकॉर्डिंग बताना है, हेल्प से बताना है, ठीक है। थर्ड है, a carpenter making furniture out of wood and goldsmith shaping gold into ornaments. This can be done only by practicing and implementing applications. Similarly, manager is also implementing and practicing the art of management. Do you agree? Give reasons in support of your answer. ये थोड़ा अलग तरीका है पूछने का क्वेश्चन, लेकिन बहुत प्यारा तरीका है। अगर ऐसा आएगा तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ये बोल रहे हैं कारपेंटर क्या कर रहा है, फर्नीचर बनाने का काम कर रहा है। गोल्डस्मिथ गोल्ड ऑर्नामेंट्स बनाने का काम कर रहा है। ऐसे ही हर एक मैनेजर अपना काम करता है मैनेज करने का अपने तरीके से, ठीक है। अपनी प्रैक्टिस, मतलब अपने प्रैक्टिस और जो भी उसने ओवर द ईयर सीखा है अपने तरीके से ही इज़ डूइंग डे टू डे एक्टिविटीज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं, डू यू अग्री, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। मतलब आपको क्या लगता है कि एग्जैक्टली सब कर क्या रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इनका करने का सेंस क्या है, हो क्या रहा है इनसे, ठीक है। अगेन यहाँ पे पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन जो होती है उस वाले पॉइंट को ध्यान में रखते हुए तुम्हें एक्सप्लेन करना है मैनेजमेंट एज एन आर्ट को। उसके बाद an MBA professional applied his acquired knowledge and skills in managing the task of an organization. In the context of this stated example, briefly discuss management as an art. एक MBA professional था जिसने अपनी जो भी नॉलेज और स्किल्स सीखी थी पढ़ते वक्त, वो सारी अपने मैनेजमेंट के टास्क में अप्लाई करी है। इस कंटेक्स्ट के टेक्स्ट में, मतलब इस कंटेक्स्ट में, इस स्टेटमेंट के कंटेक्स्ट में आपको बेसिकली एक्सप्लेन करना है मैनेजमेंट एज एन आर्ट को, ठीक है। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, प्रणव अ मैनेजर ऑफ टेल्टॉन लिमिटेड बिलीव्स दैट मैनेजमेंट इज एन आर्ट। डू यू अग्री विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रणव। प्रणव एक मैनेजर है जो मानता है कि मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है। क्या आप उससे अग्री करते हैं? गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। सारे तरीके बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड थे मैनेजमेंट इन एज एन आर्ट को आंसर कर, मतलब क्वेश्चन करने के। बट जो वो कारपेंटर वाला था वो अलग तरीका था पूछने का, तो वहाँ आप थोड़ा सा कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी वे में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। ये 5 तरीके हैं क्वेश्चन पूछने के, फ्रेम करने के, लेकिन आंसर सबका क्या होगा, सेम ही होगा। और ये है हमारा आंसर मैनेजमेंट एज एन आर्ट का। Okay, it says management is the process of designing and maintaining an environment in which individuals working together in groups efficiently achieve selected aims. It is true that management is an art because of the following reason. ये बिल्कुल सही बात है कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। किन कारणों की वजह से वो यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं। फर्स्ट है, इसमें सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसमें प्रिंसिपल्स हैं, कॉन्सेप्ट्स है, वो क्या है जो भी आर्ट में भी होते हैं। मतलब आर्ट में भी एक नॉलेज होती है, थियोरेटिकल नॉलेज। अगर आप कुछ भी कर रहे हो, फर्स्ट से अगर आप डांस सीख रहे हैं तो आपने देखा होगा डांस में भी थोड़ी बहुत थियोरी होती है। अगर आप ड्राइंग सीख रहे हैं उसमें भी थोड़ी बहुत थियोरी होती है। आई रिमेंबर 11th क्लास में आई टुक आर्ट्स, ठीक है, मतलब ड्राइंग, फाइन आर्ट्स बोलते थे, वी यूज्ड टू कॉल इट फाइन आर्ट्स। तो उसमें हमें थ्योरी भी पढ़नी पड़ती थी, प्रैक्टिकल भी करना पड़ता था। थ्योरी भी पढ़ते थे, प्रैक्टिकल भी करते थे। किन्हीं लोगों ने वो चुना था डांस वांस, तो उनको भी सेम चीज़ होती थी, उनको थ्योरी भी पढ़नी पड़ती थी, डांस भी करना पड़ता था। तो ये काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन है, ठीक है, प्रैक्टिकल चीज़ का एज वेल एज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का। तो सेम चीज़ मैनेजमेंट में भी अप्लाई होती है। वहाँ पे भी आपको कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, लाइक प्रिंसिपल्स आपको पढ़ने पड़ते हैं। उसके बाद आप उसकी एप्लीकेशन करते हो, ठीक है। तो एप्लीकेशन प्रैक्टिकल चीज़ प्लस थियोरी चीज़ दोनों प्रेजेंट होती है। सेम मैनेजमेंट में भी होती है, आर्ट में भी होती है, इसलिए फर्स्ट थिंग क्लियर हो गई। द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, गिविंग राइज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ। अब मैनेजमेंट करने का हर किसी का तरीका डिफरेंट होता है। हर मैनेजर अपने अलग वे से मैनेजमेंट करता है। क्यों? क्योंकि देखिए,
मैं कोई चीज़ करूँगी, मैंने कोई चीज़ पढ़ी है, मैं उसको अपनी नॉलेज के साथ मिक्स करूँगी, उसके बाद उसे इम्प्लीमेंट करूँगी, राइट। अब दूसरे इंसान ने सेम चीज़ पढ़ी थी मेरे साथ क्लास में, लेकिन उसने उसके अलावा भी चीज़ें पढ़ी होंगी, उसने लाइफ में कुछ और चीज़ें देखी होंगी, एक्सपीरियंस होगा उसका, उसके बेसिस पे वो उसे इम्प्लीमेंट करेगा। अब करा तो हमने कायदे से सेम चीज़ को इम्प्लीमेंट, लेकिन अपने अपने वेज से किया ना। तो ऐसे ही मैनेजमेंट मतलब आर्ट में भी सेम चीज़ होती है कि हर एक इंसान अपने तरीके से करता है, उसमें उसका पर्सनल टच छुपा होता है। वही चीज़ मैनेजमेंट में भी होती है। तो सेकंड चीज़ भी हमारी क्या होती है, मैच करती है। मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी फॉर फाइंडिंग सोल्यूशन टू कॉम्प्लेक्स मैनेजरल प्रॉब्लम्स। दोनों में ही क्रिएटिविटी छुपी होती है, मैनेजमेंट की बात करो या आर्ट की बात करो। तो थर्ड चीज़ भी क्या होती है, हमारी दोनों की चेकलिस्ट में बैठ जाती है। सो इस तरह से अलग अलग कारणों से हम बता सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट ही है। चलिए लेट्स मूव टू द 30th क्वेश्चन। अब यहाँ से शुरू हो रहे हैं, नहीं एक्चुअली यहाँ से नहीं, हमारे अगले उससे शुरू होंगे 6 नंबर वाले क्वेश्चन। यहाँ से हमारे 4 नंबर वाला क्वेश्चन है हमारा लास्ट, ठीक है। इसमें ये बोल रहे हैं ऋषितोष मुखर्जी हैज़ रिसेंटली जॉइंड AMV लिमिटेड, a company manufacturing refrigerators. He found that his department was understaffed and other departments were not cooperating with his department for smooth functioning of the organization. Therefore, he ensured that his department has the required number of employees and its cooperation with the other department is improved. Identify the level at which Rishitosh Mukherjee was working. Also state 3 more functions required to be performed by Rishitosh Mukherjee at this level. ओके हिंदी समझते हैं इसकी। पहले चाहो तो आप पहले खुद अटेम्प्ट कर सकते हो, मैं रुकी हुई हूँ, मतलब मैं साइड हूँ, तो आप पॉज कर सकते हो वीडियो को और खुद अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैं पढ़ना शुरू कर रही हूँ। इट सेज ऋषितोष मुखर्जी ने AMV लिमिटेड कंपनी को, जो कि मैन्युफैक्चर करती है रेफ्रिजरेटर्स, उसको ज्वाइन किया है। He found that his department was understaffed. उसने देखा कि उसका डिपार्टमेंट understaffed है और अदर डिपार्टमेंट्स उनके डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं और इसकी वजह से उसका डिपार्टमेंट स्मूथली फंक्शन नहीं कर पा रहा है। Therefore, he ensured that his department has the required number of employees. इसने उन्होंने इंश्योर किया कि उनके डिपार्टमेंट में रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हो। जो अंडर स्टाफिंग है ना, मतलब जो कमी है ना लोगों की, वो उसने पूरी करने की कोशिश की और दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ अपना जो कोऑपरेशन था उसको भी इम्प्रूव करने की कोशिश करी इसने। आइडेंटिफाई करिए कि ऋषितोष कौन से लेवल पे काम कर रहा है। देखिए 3 लेवल्स होते हैं, तीनों लेवल के फंक्शंस हमें पता है। क्वेश्चन में देखिए कुछ फंक्शंस हो रहे हैं, ऋषितोष कुछ फंक्शंस कर रहा है। अब आपको पता लगाना है वो फंक्शंस कौन से लेवल के इंसान के द्वारा किए जाते हैं। थर्ड है ऑल्सो स्टेट 3 more functions required to be performed by ऋषितोष at this level. आपको अगर एक बार पता चल जाता है ना ये कौन से लेवल पे काम कर रहा है, कुछ उसके फंक्शंस ऑलरेडी लिखे हुए हैं उनको छोड़ दो, उसके अलावा उस लेवल के और कौन कौन से फंक्शंस होते हैं वो यू हैव टू एक्सप्लेन। तो सबसे पहले तो ये सोचो, जो मतलब तुम्हारा जो आंसर जिस चीज़ पे बेस्ड होगा ना, पूरा का पूरा तुम्हारा आंसर सही होता है या पूरा का पूरा गलत होता है, वो इस चीज़ पे बेस्ड होगा कि क्या तुम लेवल अच्छे से पहचान पाते हो। मान लो गलती से मैंने गलत लेवल पहचान लिया, हो ये लोअर मैं मिडिल लिख रही हूँ, हो ये मिडिल मैं टॉप लिख रही हूँ, तो ऐसे में मेरा पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो इसलिए जो मेन चीज़ है यहाँ पे पहचानने वाली वो कौन सी है कि कौन से लेवल का काम हो रहा है। ऋषितोष कौन से लेवल पे काम कर रहा है बताइए। क्या किया इसने, डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन बढ़ाया, अपने डिपार्टमेंट में जो अंडर स्टाफिंग थी उसको पूरा किया। ये कौन से लेवल के बंदे का काम होता है बताइए ज़रा। क्यों ये मिडिल लेवल बंदे का काम नहीं होता? डिपार्टमेंट से रिलेटेड काम ज़्यादातर मिडिल लेवल वाले नहीं करते हैं क्या? करते हैं। लोअर लेवल वाले हमेशा वर्कर से एसोसिएटेड काम करेंगे, टॉप लेवल वाले बड़े वाले काम करेंगे। तो डिपार्टमेंट से रिलेटेड जब भी काम की बात आएगी वो मिडिल लेवल वाले करते हैं। It says ऋषितोष मुखर्जी इज वर्किंग एट द मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ऋषितोष क्या कर रहा है, मिडिल लेवल पे काम कर रहा है। 3 more functions required to be performed by Rishitosh Mukherjee at this level are, first है to interpret the policies framed by the top level of management। मिडिल लेवल वाले क्या क्या काम करते हैं, एक तो बता दिया उन्होंने, दूसरे डिपार्टमेंट के साथ अपना कॉपरेशन इम्प्रूव करें एंड ब्ला ब्ला स्टफ। यहाँ पे एक चीज़ वो ये करते हैं कि टॉप लेवल वाले जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, ये है टॉप, ये है मिडिल, ये है लोअर। टॉप लेवल वाले जो पॉलिसीज़ बनाते हैं उनको इंटरप्रेट करके इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं।
टू असाइन नेसेसरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने से नीचे वालों को ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करते हैं. टू मोटिवेट एम्प्लॉयज ऑफ रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स, अपने डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको मोटिवेट करने का काम करते हैं. तो कुछ नहीं था, बस सिंपल सी बात थी, हमें ये पहचान लेना था कि मिडिल लेवल का बंदा है ये, ठीक है. उसके बाद तो फंक्शन तो हमारे यूँ आते हैं, ये तो हमने पढ़े हुए हैं अच्छे से, है ना. चलो 31st क्वेश्चन है हमारा. अगेन ये भी क्या है कि ओके ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि समवट सेम ही क्वेश्चन है जो हमने अभी पढ़ा है. मैनेजमेंट इज एन आर्ट, डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट, गिव 3 रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर. अभी हमने 5 तरीके देखे थे ना एक क्वेश्चन पूछने के मैनेजमेंट इज एन आर्ट वाले को, उसी का एक और तरीका आ गया, 3 और तरीके आ गए. इज मैनेजमेंट एन आर्ट, गिव रीजन्स. आर्ट इज कंसर्न विद पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज. अगेन दिस क्वेश्चन इज पूरा का पूरा वही क्वेश्चन जो हम करके आए हुए हैं, तो मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगी. बस मैं आपको बता रही हूँ कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मतलब मैनेजमेंट को आर्ट क्यों बोला जाता है, उसके आपको 3 रीज़न देने हैं और वही क्वेश्चन है. यहाँ पे आ जाइए. पर्सनलाइज एप्लीकेशन होती है, थ्योरेटिकल नॉलेज होती है. थ्योरेटिकल नॉलेज है, पर्सनलाइज एप्लीकेशन है, बेस्ड और प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी. अब भी हमने डिस्कस किए हैं सारे. 8 तरीके देख लिए हमने एक ही क्वेश्चन को पूछने के, 8 तरीके, माइंड यू. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है. अगेन यहाँ पे वही चीज़ें रिपीट की गई हैं. पहले तो इन्होंने आर्ट में क्या क्या फीचर्स होते हैं वो लिख दिए थे. अच्छा ओके, नहीं मैं यहाँ रिपीट करूँगी, क्यों करूँगी वो समझिए. पहले हमने सेम क्वेश्चन 3 या 4 नंबर में देखा था, अब हम सेम क्वेश्चन को 6 नंबर में देख रहे हैं. तो आपने राइटिंग का तरीका देखा, मतलब लिखने का तरीका ही बदल गया. यहाँ पे वहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली अपना आंसर लिखा होता है कि मैनेजमेंट में ये चीज़ होती है जो कि आर्ट में भी पाई जाती है, तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट. मैनेजमेंट में ये चीज़ होती है जो आर्ट में भी पाई जाती है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट. मैनेजमेंट में ये चीज़ होती है, ऐसे 3 सेंटेंसेस थे. वहाँ पे आपका आंसर बस उतने में ही खत्म हो रहा था. यहाँ पे क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन है तो तरीका बदल गया है, आपको थोड़ा सा एक्सटेंड वे में लिखना पड़ेगा. यहाँ पहले लिख दिया है इन्होंने आर्ट में कौन कौन से फीचर मिलते हैं. तो फर्स्ट फीचर मिलता है कि थ्योरेटिकल नॉलेज होती है. सेकेंड फीचर होता है कि पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होती है. थर्ड फीचर होता है कि प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे बेस्ड होता है. तो आर्ट के 3 फीचर लिखने के बाद जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो. उन्होंने वो जो लाइंस वहाँ लिखी हुई थी यहाँ पे लिखी है कि मैनेजमेंट को आर्ट क्यों बोला जाएगा, क्योंकि ये रीज़न है. यहाँ पे जहाँ पे मतलब आर्ट में थ्योरेटिकल नॉलेज मिलती है, मैनेजमेंट में भी मिलती है. जैसे आर्ट में पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होती है, यहाँ पे भी होती है. जैसे कि वो क्रिएटिविटी और उस पर बेस्ड होती है, यहाँ पे भी ये क्रिएटिविटी और इन सब चीज़ों पर बेस्ड होता है. ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर. चलो स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट. चलिए इसी बात पर चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 32nd क्वेश्चन. यहाँ आया है डिस्टिंग्विश बिटवीन वाला क्वेश्चन. आपके पेपर में एक क्वेश्चन पक्का डिफरेंस बिटवीन का आएगा ही आएगा. तो जितने भी डिफरेंस बिटवीन वाले वीडियोस हैं ना, जितने भी डिफरेंस बिटवीन वाले पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं, वो सारे एक जगह कंबाइन करके पढ़ लेना अच्छे से. या फिर तुम लोग अगर मुझे एक बार बोलोगे ना कमेंट सेक्शन में, मुझे फटाफट बता देना कि अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूँ सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पे जो कि डिफरेंस बिटवीन वाले हैं, जैसे मैंने पहले प्रोसेसेस का बनाया था, तो वो मेरे को बता देना, मैं आपको वो कर दूँगी. ठीक है, बना के दे दूँगी. बट यू हैव टू टेल मी दैट. यहाँ पे डिस्टिंग्विश करना है आपको टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में. 3 लेवल्स हैं. ठीक है, तीनों लेवल्स में क्या डिफरेंसेस हैं वो आपको एक्सप्लेन करना है. ओके सॉरी. सो ध्यान दीजिएगा, हमेशा डिफरेंस बिटवीन में टेबल बना के अपने आंसर को प्रेजेंट करिएगा. इजी वे, अच्छा तरीका है, सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए अच्छा है. ज़्यादा आपको इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा तो ज़्यादा मार्क्स भी मिलेंगे और थोड़ा कम्बरसम भी नहीं लगता, मतलब क्लियर लगता है, कियोटिक सा नहीं दिखता. ओके, सो पहले लिखे हुए हैं बेसिस, फिर लिखा हुआ है टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट, या फिर ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट, या फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट. कुछ भी बुला सकते हैं आप इसे, और इवन एट द सेम टाइम पेपर वाले भी कुछ भी बोल सकते हैं इसे. तो तीनों के लिए तैयार है ना, कोई भी चीज़ बोले वो मतलब उनका लोअर लेवल से ही है. ठीक है, फर्स्ट है टाइम रेंज. ये बोलते हैं इट कवर्स लॉन्ग स्पैन ऑफ पीरियड, वेयर एज इट कवर्स इंटरमीडिएट, और इट कंसर्न विथ शॉर्ट पीरियड. वो लंबे समय के लिए वो होते हैं, ये छोटे समय के लिए, ये और ज़्यादा छोटे समय के लिए. स्किल्स,
इनकी बहुत क्रिएटिव स्किल्स चाहिए, परसुएसिव स्किल्स चाहिए, ये ऑपरेटिव स्किल्स चाहिए। भैया दिमाग वाली बात करनी है, पॉलिसीज़ बनानी है, तो दिमाग वाली चीज़ चाहिए रहेगी ना, थोड़ा क्रिएटिव माइंड तो चाहिए रहेगा। थोड़ा बहुत इंटरप्रिटेशन लगाना है तो लेस क्रिएटिव भी होगा, चल जाएगा, लेकिन हल्का फुल्का होना चाहिए। एंड देन ये ऑपरेटिव स्किल्स में होने चाहिए, इनके हाथ पैर चलते होने चाहिए, इनका दिमाग उस तरह से काम करते होना चाहिए कि आराम से चीज़ों को कर ले। इवैल्यूएशन, डिफिकल्ट टू इवैल्यूएट इट्स अचीवमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट की वैल्यूएशन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेस डिफिकल्ट होता है मिडिल लेवल की, क्योंकि हल्का फुल्का इन पर ट्रैक किया जा सकता है और इनका बहुत ईजी होता है इवैल्यूएशन, इनकी परफॉर्मेंस को बहुत ईजिली इवैल्यूएट कर सकते हैं हम, क्योंकि वो एक्चुअली काम में दिख जाता है ना कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है। नंबर ऑफ पर्सन्स, टॉप लेवल पे हमेशा देखो, तुम याद करो डायग्राम कैसा बनता है इसका, ऐसे बनता है पिरामिड वे में, टॉप मिडिल लोअर। अब इसका मतलब क्या हुआ कि लोअर में सबसे ज़्यादा लोग होंगे, फिर थोड़े थोड़े लोग कम होते जाएंगे मिडिल की तरफ, तो मिडिल में कम लोग होंगे और टॉप में बिल्कुल कम होंगे। तो इट इन्वॉल्व्स फ्यू पीपल, इट इन्वॉल्व्स मॉडरेट नंबर ऑफ पर्सन्स, इट इज कंसर्न्ड विद लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स, इसमें लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स होंगे। पॉलिसी फॉर्मुलेशन की बात करें तो ये बोलते हैं इट इज कंसर्न्ड विद द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज टू अ ग्रेट एक्सटेंट। ये पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करते हैं, मतलब एग्जिस्टेंस में लाते हैं। ये मॉडरेटली कंसर्न्ड होते हैं, उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड नहीं होते, और ये लीस्ट कंसर्न्ड होते हैं पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, मतलब इनका कोई लेना देना नहीं होता एज सच। इनका लेना देना बस इतना होता है कि जो वो चीज़ें मांगते हैं वो इनको प्रोवाइड कर देते हैं, और मेन काम इनका होता है पॉलिसीज फॉर्मुलेट करने का, ये सिर्फ इंटरप्रेट करते हैं। नेचर, इट इज़ डिटर्मिनेटिव, इट इज़ मोर एडमिनिस्ट्रेटिव दैन मैनेजरियल। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट ज़्यादा आता है, मैनेजमेंट का उतना नहीं आता है। इनमें मैनेजमेंट का पार्ट आता है। इट इज़ ऑपरेटिव, इट इज़ मोर सुपरवाइजरी दैन मैनेजरियल। इसमें भी मैनेजमेंट का उतना ज़्यादा पार्ट नहीं आता है जितना सुपरविजन का आता है। तो सबसे ज़्यादा देखा जाए तो इसमें मैनेजमेंट का पार्ट आता है, ठीक है। बट ना मैं फिर भी आपको बोलूँगी ना, जो डिफरेंसेस यहाँ लिखे हुए हैं ना, वैसे तो तुम स्क्रीनशॉट ले लो लेना चाहो तो, लेकिन इससे बेटर डिफरेंसेस हो सकते थे आई फील लाइक, ठीक है। तुम इसमें लिख सकते थे कि टॉप लेवल में कौन आता है, मिडिल लेवल में कौन आता है, सुपरवाइजरी लेवल में कौन आता है, उनके काम क्या होते हैं, उनके काम क्या होते हैं, उनके काम क्या होते हैं, ऐसा कुछ। वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता मुझे इन कंपैरिजन टू ये जो डिफरेंसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं। बट तुम स्क्रीनशॉट ले लो, अगर तुम्हें ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो इस वजह से तुम अपना आंसर लिख सकते हो। चलिए, अब आया हमारा लास्ट सेकंड क्वेश्चन। अब ये जो लास्ट दो क्वेश्चन है ना, ये केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है मैनेजमेंट एट HCL। केस स्टडी हमारी जो पहली है वो है मैनेजमेंट एट HCL। At a time when India had a total of 250 computers, Shiv Nadar led a young team which passionately believed in the growth of indigenous IT industry. That vision in 1976, born out of a Delhi Barsati, has resulted 3 decades later in creating a $3.5 billion global enterprise. HCL is today a leader in the IT industry. Obviously, सबने नाम सुना होगा. It is employing 41,000 professionals and having a global presence in 16 countries spanning location in the US, Europe, Japan, ASEAN and the Pacific Rim. ASEAN. That's an association basically, ठीक है. HCL's business today spans IT hardware manufacturing and distribution, system integration, technology and software services, business process outsourcing and infrastructure management. HCL Enterprises is a leader in global technology and IT services. HCL's basic plan of developing an indigenous microcomputer bore fruit in 1978 at the same time as Apple and 3 years before IBM. This was considered by many industry observers as the birth of Indian computer industry. Under the able direction of its founding fathers, it commenced global operations in the US in 1988. Shiv Nadar's risk-taking ability is legendary and he has often made daring forays based on his conviction of the future.
At the same time, at a time when hardware was the name of the game, Nadar foresaw the huge potential in the area of IT education and learning, from which NIIT was born. Yet again, when software development was still in the nascent stage, Shiv Nadar took the lead, and today HCL is a force to reckon with the global markets. The organization structure of HCL Enterprises consists of two listed companies in India, HCL Technologies and HCL Infosystems. Shiv Nadar, chairman and CEO, attributes the success of this group of its management team to its management team and their entrepreneurial spirit, which together have enabled it to handle rapid changes in environments and technologies and to transform threats into the opportunities. Fundamental to the process has been the development of new paradigms for the unprecedented situation into which the group ventures. These include guidelines for organization restructuring, market creation, technology leveraging, and business upscaling. Like any other business enterprise, profits are important for the survival and growth of HCL as an enterprise. कितना लंबा क्वेश्चन है, देखो कितना टाइम जाएगा तुम्हारा इसमें, एक बार पढ़ने में ही इतना समय लग रहा है, उसके बाद उसको इंटरप्रेट करोगे हिंदी में, उसका पता लगाओगे क्या बोलने की कोशिश करें, क्या पूछ रहे हैं, कितना समय चला जाएगा. चलिए, at HCL the management believes that a satisfied employee creates a satisfied customer, who in turn creates profits that lead to satisfied shareholders. HCL has a strong sense of social responsibility. It has set up educational institutions in the field of management, engineering, and computer education, in which 1/3 of the students are girls. According to Shiv Nadar, the future belongs to global enterprise, which is able to transform itself according to the challenges of global economy. फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है, शिव नदर इज द चेयरमैन एंड CEO ऑफ HCL टेक्नोलॉजीज, एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज ही वर्किंग. क्या मैं डायरेक्टली आंसर बता दूं आपको इसका या फिर इस पूरी की पूरी केस स्टडी का आपको हिंदी चाहिए? चलिए हिंदी पढ़ लेते हैं एक बार. ये बोल रहे हैं कि ऐसा समय जब इंडिया में 250 कंप्यूटर्स हुआ करते थे. अच्छा सुनो, मैं ना साइड में खड़ी हुई थी जब मैं पढ़ रही थी, तो तुम लोगों को अगर चाहिए कि तुम खुद ही इंटरप्रेट करना चाहते हो, सब कुछ करना चाहते हो, तो उस टाइम पे ही पॉज कर लेते, मतलब बैक जाके थोड़ा सा पॉज करके रीड कर लेना, ठीक है. मैं डायरेक्ट हिंदी पढ़ाना शुरू कर रही हूँ. 250 कंप्यूटर्स हुआ करते थे जिस समय में इंडिया में. उस टाइम पे एक इंसान शिव नादर कर का बहुत ही पैशनेटली आया इंडिया की IT इंडस्ट्री को पुश देने के लिए, ठीक है. 1976 का विजन है ये उनका, जो कि दिल्ली बरसाती में लिया गया था, और 3 डेकेड्स बाद उन्होंने एक ऐसी एंटरप्राइज बना दी है जो कि 3.5 बिलियन ग्लोबल मतलब 3.5 बिलियन की वैल्यू रखती है और ग्लोबल एंटरप्राइज बन चुकी है. मतलब सिर्फ इंडिया में उसकी जान पहचान नहीं है, बाहर के देशों में भी है. आज की डेट में ये 41,000 प्रोफेशनल्स को हायर कर रही है, 16 कंट्रीज़ को अपना चीज़ें बेच रही है और वहाँ पे मतलब उनके साथ ट्रांजैक्शन कर रही है, जिसमें US आ जाता है, यूरोप आ जाता है, जापान आ जाता है, ऐसी एशियन कंट्रीज़ आ जाते हैं, पैसिफिक रिम आ जाता है. HCL बिजनेस टुडे स्पैन्स IT हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंटीग्रेशन दिस एंड दैट. ये जो काम कर रही है ना, उसका ब्यौरा दिया हुआ है कि ये सारे फील्ड्स में इन्होंने अपना नाम कमा लिया है. देन इन्होंने बोला कि इन्होंने काइंड ऑफ इंडिया मतलब 1978 में जिस टाइम पे एप्पल की शुरुआत हुई थी और IBM से 3 साल पहले इन्होंने इस चीज़ की नींव रखी थी. कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, जिस टाइम पे बाकी लोग सोच भी नहीं सकते थे ऐसी कुछ चीज़ के बारे में, उससे पहले इस इंसान ने उस चीज़ को सोच लिया, एनालाइज कर लिया, रिस्क भी ले लिया इतना ज़्यादा. तभी लिखा होता है ना, लेजेंडरी रिस्क लिया है इन्होंने. तो बहुत ज़्यादा रिस्क भी ले लिया और कहीं ना कहीं चीज़ों को आगे बढ़ाया. एंड आज की डेट में उसकी वजह से हमारे इंडिया के IT सेक्टर को बहुत बूस्ट मिला हुआ है. तो कहीं ना कहीं इंडिया में IT सेक्टर को आगे पहुंचाने में इनका भी बहुत बड़ा रोल था, ठीक है. उसके बाद ये चेयरमैन हैं और CEO हैं और कोशिश करते हैं इनकी एंटरप्रेन्योर्स मतलब हमेशा कोशिश करते हैं कि टीम और इनकी खुद की एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स के साथ मिलके जो सारी चीज़ें हैं इनकी ऑर्गेनाइजेशन में बढ़िया तरीके से चलें. और इन्होंने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को एनालाइज किया है, बहुत सारे थ्रेट्स को अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट करने का भी काम किया है. एक ग्लोबल वेंचर बना दिया अपनी कंपनी को. इनके एम्प्लॉयज़ भी इनसे सेटिस्फाइड रहते हैं, कस्टमर भी इनसे सेटिस्फाइड रहते हैं, सेटिस्फाइड शेयर होल्डर्स हैं इनको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस है, ठीक है. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी सेट किया है उन्होंने मैनेजमेंट की फील्ड में, कंप्यूटर की फील्ड में, इंजीनियरिंग की फील्ड में, जिनमें से 1/3 लड़कियाँ ही हैं मैक्सिमम, ठीक है.
तो ये सारी चीज़ें दी हुई हैं इन्होंने क्या क्या किया है। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है वो ये है कि चेयरमैन है और एसईओ है, सीईओ है सॉरी, तो ऐसे में कौन से लेवल से बिलोंग करता है? बहुत सिंपल आंसर है, कौन से लेवल से बिलोंग करते हैं? टॉप लेवल से बिलोंग करते हैं, क्योंकि सीईओ कहाँ आता है हमारा, चेयरमैन कहाँ आता है? टॉप लेवल पे आता है। सेकेंड है कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं मैनेजर्स द्वारा उस लेवल पे। टॉप लेवल क्या क्या काम करती है? फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय टॉप लेवल, कोऑर्डिनेट करती है सारे डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को, मतलब नज़र रखती है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश करती है और पॉलिसीज फ्रेम करती है, ठीक है। Then apart from organizational objective, which objectives have been focused upon by HCL Technologies? Organizational objectives के अलावा और कौन से objectives पे focus किया हुआ है HCL Technologies ने? मैनेजमेंट के कितने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? 3 होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड हमारा पर्सनल वाला, राइट। तो उसके अलावा कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं? HCL ने सोशल और पर्सनल ऑब्जेक्टिव दोनों पे फोकस किया हुआ था। सोशल पे कैसे? वहाँ पे लिखा हुआ था ना कि इन्होंने इंस्टीट्यूट बनाए हैं लड़कियों के लिए, 1/3 मतलब जिसमें लड़कियाँ हैं, सोसाइटी के लिए इतना कर रहे हैं, वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। और पर्सनल कैसे? पर्सनल भी आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि वहाँ लिखा हुआ था कि अपने लोगों को हमेशा सेटिस्फाइड रहते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को हमेशा खुश रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पर्सनल वाला भी आंसर आएगा, ओके। लिख लेना, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है इसलिए रिपीट कर रही हूँ। और अब हम आ गए हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है डब्बावालास की स्टोरी। अब ये डब्बावाला की स्टोरी मैं रिपीट नहीं करने वाली हूँ, मैं एक ही गो में पढ़ूंगी इसे। रीजन बीइंग डब्बावालास मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया हुआ है, मैंने आपको इसकी केस स्टडी भी बहुत अच्छे से समझाई हुई है, राइट। तो ये तो आपको पता ही होगा ये क्या काम करते हैं। एक बार स्टोरी रीड कर देती हूँ। केस स्टडी हमारी सेकेंड है और 34th क्वेश्चन है, मतलब लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इट सेज डब्बावालाज एक्सीलेंस थ्रू कोऑर्डिनेशन। डब्बावाला ने कैसे कोऑर्डिनेशन से अपना एक्सीलेंस बिल्ड किया है। द डब्बावालाज ऑफ मुंबई इज अ स्टोरी ऑफ 6 सिग्मा बिजनेस एंटरप्राइज. द सक्सेस ऑफ द बिजनेस लाइज इन द कॉम्प्लेक्स yet well coordinated exercise that is carried out on the streets of Mumbai day after day. What is the secret behind the efficiency with which their business is conducted? The story of Dabbawalas begins in the kitchen of Mumbai. After they step out of their door, someone begins the time-consuming process of preparing the workers a fresh, home-cooked lunch. What happens next for demonstrates the coordination of the Dabbawala system. The first Dabbawala picks up the tiffin from home and takes it to the nearest railway station. The second dabbawala sorts out the dabbas at the railway station according to the destination's place. पहला वाला टिफिन उठा के लाता है, दूसरा वाला सॉर्ट करता है अलग अलग कहाँ पे भेजना है. The third one travels with the dabbas to the railway station nearest to the. तीसरा वाला क्या करता है? वो ट्रैवल करता है एक्चुअली उन डब्बा के साथ. फोर्थ वन पिक्स अप द डब्बास फ्रॉम द रेलवे स्टेशन. चौथे वाला यहाँ से पिक करेगा रेलवे स्टेशन से वो डब्बेज. बाय मिड मॉर्निंग थाउजेंड्स ऑफ डब्बावालाज आर बाइसिकलिंग थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ. और ये बाइसिकल्स यूज़ करते हैं या कार्स यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा महंगी गाड़ियाँ या फिर स्कूटी वगैरह नहीं इस्तेमाल करते. द होल टिफिन डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायर्स नेग्लिजिबल टेक्नोलॉजी. जैसे कि आप देख ही रहे हो टेक्नोलॉजी का इतना कोई काम नहीं है इसमें. The Dabbawalas rely on low capital and use cycles, wooden carriages and local trains to achieve their target. ये क्या इस्तेमाल करते हैं? साइकिल्स इस्तेमाल करते हैं, wooden carriages इस्तेमाल करते हैं या फिर ट्रेन, लोकल ट्रेन जो होती है उसका इस्तेमाल करता है. There are several groups that work independently and network with each other to achieve their goal. बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो इंडिपेंडेंटली और साथ में मिलकर काम करते हैं इस गोल को अचीव करने के लिए. Each area is divided into several small distribution sectors. हर एरिया को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर्स में. एंड ईच सेक्टर इज हैंडल्ड बाय अ पर्टिकुलर पर्सन. और हर सेक्शन को एक पर्टिकुलर इंसान हैंडल करता है. दिस पर्सन अंडरस्टैंड द एड्रेस इन दैट लोकेलिटी वेरी वेल. ये उस एरिया से इतना ज़्यादा अच्छे तरह से हूबहू होता है, इसको सब एड्रेसेस पता होता है, ठीक है. Also this perfection comes with practice. Obviously ये perfection practice से आती है. Many new employees for months under the guidance of their seniors. नए employees भी काम करते हैं अपने seniors की guidance के अंदर. Punctuality and time management are on the top of the agenda for डब्बावालास. Punctuality बहुत ज़रूरी है, मतलब timely तौर पे टिफ़िन पहुँच जाए, ये इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, top priority होती है. Whatever be the circumstances, the Dabbawala never get delayed even by a few minutes. कुछ भी हो, गर्मी पड़े, धूप पड़े, बारिश हो, बाढ़ आए, जो मर्जी हो, ये कभी भी अपने टाइम से पीछे नहीं चलते हैं, मतलब कभी भी अपने टाइम के पीछे वो नहीं होते हैं, ठीक है. Which concept is the basis of success of Dabbawalas? Explain.
कौन सी सक्सेस की बेसिस है, मतलब कौन सी कॉन्सेप्ट इनके सक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो आप बताइए। किस कॉन्सेप्ट की वजह से ये सक्सेस अचीव कर पा रहे हैं, दैट यू हैव टू एक्सप्लेन। कौन सी कॉन्सेप्ट है? ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन। अच्छा एक चीज़ बताओ, क्या इसमें दिमाग लगाना था? इन्होंने पहले ही हाईलाइट कर दिया था केस स्टडी का नाम। अगर ये नहीं दिया होता तो आपके लिए दिमाग लगाने वाली ज़रूरत थी, बट फिर भी पूरे उसमें आपने कितनी बार कोऑर्डिनेशन पढ़ा है कि ये इससे बात करता है, ये इससे बात करता है, ये इससे बात करता है, ये इससे बात करता है। इतने सारे लोग हैं, इतना अलग 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 काम कर रहे हैं, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं हो रही होती तो क्या टाइमली तौर पर पहुँच पाता टिफिन किसी का? भाई यहाँ पे अगर मैं अपने भाई को कॉल करती हूँ, उसको आगे किसी को कॉल करना होता है, उसको आगे किसी को कॉल करना होता है, कुछ घर पे पहुँचाना होता है, तो इतनी सी ही उसमें हम लोगों का कोऑर्डिनेट, मतलब हम लोगों का मतलब टाइमली तौर पे चीज़ नहीं पहुँच पाते हैं। मतलब कितना मुश्किल है ना? 4-5 लोग इन्वॉल्व हो गया तो उनके बीच में एक चीज़ को मैनेज करना। लेकिन कोऑर्डिनेशन डब्बा वाला इसका देखिए कि कैसे इतने सारे लोग होने के बावजूद वो टाइमली तौर पे अपना डब्बा पहुंचा देते हैं बंदे के पास। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन इज द मेन एसेंस, उसी की वजह से पूरी प्रोसेस चल पा रही है, मतलब उसकी वजह से पूरा ये सक्सेस अचीव कर पा रहा है। कोऑर्डिनेशन होता क्या है? दो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। फर्स्ट लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस वेयर बाय एन एग्जीक्यूटिव डेवलप्स एन ऑर्डरली पैटर्न ऑफ ग्रुप efforts among his subordinates and secures unity of action in the pursuit of common purpose। Okay, आप लिखना चाहें तो कोई easy language में भी लिख सकते हैं। ये दो बहुत recognize इंसान की दी हुई definition थी, वो यहीं चिपका दी। कॉपी करनी है तो कॉपी कर लेना। Why is coordination important? ये बोल रहे हैं coordination क्यों important है। हमने coordination की importance के point पढ़े थे, बट वही लिख देना यहाँ पे। कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब भी ग्रोथ होती है साइज़ में, तो जैसे जैसे ग्रो होता है ऑर्गेनाइजेशन, वैसे वैसे आपको क्या करना पड़ता है, अपनी ग्रोथ को बढ़ाना, मतलब अपने कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करना पड़ता है। फंक्शनल डिफ्रेंसिएशन, जैसे ही फंक्शंस बढ़ते हैं ऑब्वियसली स्कैटर हो रही है चीज़ें, तो आपको थोड़ा सा उसको बाइंड करने के लिए कोऑर्डिनेशन लाना पड़ेगा। स्पेशलाइजेशन, जैसे ही आप डीप 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 जा रहे हो तो स्पेशलाइजेशन अचीव हो रही है, लेकिन एट द सेम टाइम बढ़ भी तो रहा है, चीज़ें एक्सटेंड भी तो हो रही है, और एक्सटेंडेड उसमें कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट आ जाती है। ये क्वेश्चन बोलता है ऑन द बेसिस ऑफ अबव पैराग्राफ इंडिकेट एनी 3 फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। आपको 3 फीचर्स बताने हैं कोऑर्डिनेशन के। अगेन वेरी सिंपल, इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, डेलिब्रेट एक्ट फंक्शन। ठीक है, ओके, दैट्स इट। हमारा फर्स्ट चैप्टर का फुल पैकेज सीरीज का जो ये वीडियो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा। देखिए, हमारा मेन मोटिव होना चाहिए कि हमें मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स कैसे स्कोर होंगे कि हम पेपर से हूबहू हों। बिल्कुल हूबहू होता है कि नहीं, हूबहू तो इज़ लाइक सेम हो ना, रूबरू हों, आई डोंट नो, जो भी है, मतलब हमें पता होना चाहिए कि पेपर हमारे सामने आया है तो किस पैटर्न से आ रहा है। हम पहले से ही इतना श्योर है उस चीज़ को लेके कि हमें बिल्कुल भी अटपटा नहीं लग रहा है, तो उसके लिए ये बेस्ट तरीका था जो हम कर सकते थे। बाकी और कुछ अगर आपको चाहिए 12th क्लास के बिजनेस स्टडीज़ के लिए तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। कोई डाउट है आपका तो वो आप बता सकते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं प्लेलिस्ट के या फिर नॉर्मल वीडियोज़ के या फिर फुल पैकेज सीरीज़ के, वो सारे के सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके अलावा मैंने एक और सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसका नाम है एक शॉट पे 1 मार्क पक्का सीरीज, जिसमें मैं आपसे एमसीक्यू पूछती रहती हूँ। तो क्योंकि 20 एमसीक्यूज आने वाले हैं, तो जितने एमसीक्यूज आप सॉल्व करके जाएंगे पेपर से पहले उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो सारे वो शॉर्ट्स भी देखने हैं, हार्डली 30-40 सेकेंड्स के रहते हैं, कोई तुम्हारा टाइम नहीं जा रहा है, एक ही बार देखना, मतलब एक ही बार बैठना और सारे निपटा देना। ठीक है, तो जितनी मदद मैं अपनी तरफ से कर सकती हूँ आई एम ट्राइंग, लेकिन इसके अलावा अगर मैं कुछ और कर सकती हूँ बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आपको ये बता दूँ दैट मैग्नेट ब्रेन्स अब सिर्फ यूट्यूब पे नहीं बल्कि वेबसाइट एज वेल एज एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल है। एप्लीकेशन में कुछ नहीं करना है, एंड्रॉयड यूजर्स जा सकते हैं प्ले स्टोर पर, यू कैन टाइप मैग्नेट ब्रेन्स, आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट मिल जाएगी, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, यहाँ वीडियोज़ मिल जाएंगे। वेबसाइट की बात करूँ तो गूगल पे जाना है, गूगल पे magnetbrains.com टाइप करना है, तुम्हें वेबसाइट दिख जाएगी, उसको जाके एक्सप्लोर कर लेना। और यूट्यूब तो तुम्हें एक्सेस करना आता ही है, राइट। अब हम तुम्हें 100% फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, तो उस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाओ। एंड CBSE, NTSC, ओलंपियाड, CUET, स्पोकन इंग्लिश, CBSE, UP मतलब हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, बैंकिंग, जैब कैब, ये सारे हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कोर्सेज, या आधे से ज़्यादा कर भी चुके हैं। सो इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाइए, बढ़िया बढ़िया पढ़ाई करिए बढ़िया तरीके से, और अच्छे अच्छे मार्क्स लाइए और हम लोगों को प्राउड फील करवाइए। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।